हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इरिगेशन के बारे में, है ना। तो ये इरिगेशन का आपका पहला चैप्टर है, दैट इज द इरिगेशन एंड इट्स मेथड। इरिगेशन और उसके मेथड के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो जितने भी एसएससी जेई की प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है उसका बेसिकली ये सेट है ना। तो पूरा मैं यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर एसएससी जेई के अंदर आए हुए एक एक क्वेश्चन कराऊंगा इस पर्टिकुलर चैप्टर के रिगार्डिंग, ठीक है। अब एसएससी के जो लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उन लोगों को अपने टाइम का भी ध्यान रखना होता है, तो आप लोग पेन पेपर साथ के साथ लेके बैठे हैं और अपना टाइम भी आप लोग कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी आप कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखते ही आप लोग यहाँ पर टिक कर पाए, है ना। मैं यहाँ पर आपको आने वाले चारों ऑप्शन को, जितने भी पॉसिबल आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, उन सारे पॉसिबल ऑप्शंस को मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाने वाला हूँ। मैं यहाँ पर आप लोगों को डिलीवर करूंगा, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आपसे कहता है, ए कैनाल डिजाइन टू इरिगेट थ्रू आउट द ईयर, है ना। अब आपसे कह रहा है कि सर एक ऐसी कैनाल जो कि आपने इसलिए आप यहाँ पर बना रहे हो, इसलिए डिजाइन कर रहे हो ताकि उसको थ्रू आउट द ईयर आप यहाँ पर उससे इरिगेशन कर पाओ, है ना। तो हम यहाँ पर इस तरह की कैनाल को क्या बोलते हैं, देखो सबसे पहला कि अगर मैं सोर्स ऑफ सप्लाई के बेसिस पे, अगर मैं सोर्स ऑफ सप्लाई के बेसिस पे अगर मैं बात करूँ, किसके बेसिस पे, सोर्स ऑफ सप्लाई के बेसिस पे, ठीक है। तो सोर्स ऑफ सप्लाई के बेसिस पे मेरे पास टोटल दो तरह से आप लोगों को यहाँ पर कैनाल देखने को मिलेगी। डेट इज सबसे पहले नंबर पे आप यहाँ पर देखते हैं, डेट इज द परमानेंट कैनाल, डेट इज द परमानेंट कैनाल एंड सेकंड इज द इनंडेशन कैनाल, है ना। एंड सेकंड वन इज द इनंडेशन कैनाल, ठीक है। अब बात आती है कि सर ये दोनों कैनाल होती क्या है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि अगर आपकी जो कैनाल है उस कैनाल के अंदर जो पानी लेके आ रही है, जैसे जो कोई भी स्ट्रीम है, ये स्ट्रीम आपके पास बह रही है, दिस इज द स्ट्रीम, दिस इज द रिवर, दिस इज द स्ट्रीम, और इस स्ट्रीम से आप यहाँ पर एक कैनाल निकालने वाले हो, दिस इज द कैनाल, है ना। ये कैनाल आप लोग यहाँ से निकालने वाले हो, है ना, ठीक है। तो यहाँ से जो सप्लाई आप यहाँ पर दोगे ना रिवर से इसके अंदर, ठीक है, इसको अगर यदि मैं यहाँ पर क्या करूं कि अगर मैं यहाँ से जो सप्लाई कर रहा हूँ पानी, अगर यदि ये मेरे पास ऐसी रिवर से हो रहा है जो कि आपके पास यहाँ पर क्या है, जो कि रिवर पेरेनियल है, यानी कि रिवर के अंदर हमेशा पानी रहता है, 365 दिन आपको पानी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसी कैनाल को आप यहाँ पर परमानेंट कैनाल बोलते हैं, जो कि जिसका सोर्स ऑफ सप्लाई आपके पास यहाँ पर क्या करती है, पेरेनियल रहती है। सोर्स ऑफ सप्लाई ऐसी पेरेनियल है ना। और इनंडेशन कैनाल का मतलब क्या है कि अगर मैं बात करूं एक सीजन के अंदर इस पर्टिकुलर रिवर के अंदर अगर पानी आता है, ठीक है, तो वो सीजन का पानी आएगा, तो उस टाइम पे आप आके क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर सप्लाई दे सकते हो, है ना। बारिश के सीजन में सप्लाई दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं दे पाएगी, है ना। तो ये कैनाल आपकी इसके बेसिस पे दो तरह से बांटेंगे। अगर सोर्स ऑफ सप्लाई आपके पास यहाँ पर थ्रू आउट द ईयर इरिगेशन के लिए पानी प्रोवाइड करा सकता है ना, तो ऐसी कैनाल को परमानेंट कैनाल कहेंगे, और अदरवाइज दूसरे टाइप की कैनाल को आप यहाँ पर इनंडेशन कैनाल कहेंगे। परमानेंट कैनाल भी दो तरह की होती है, एक होती है आपके पास पेरेनियल, एक आपके पास होती है पेरेनियल, एक होती है आपके पास नॉन पेरेनियल। आप कहेंगे सर ये क्या सीन है ना। अब आप कहेंगे कि सर ये कौन सा सीन है ना, ये कौन सा सीन बन गया आपके पास। देखो मैंने कहा रिवर तो आपके पास हमेशा पेरेनियल रहेगी, रिवर आपकी पेरेनियल रहेगी, है ना, रिवर के अंदर पानी हमेशा अवेलेबल है। लेकिन ये जो कैनाल है ना, इस कैनाल से जब हम सप्लाई कर रहे हैं, वो सप्लाई हमें पूरे 365 दिन नहीं करनी है आप लोगों को, है ना। आप लोग किसी पर्टिकुलर पीरियड में करनी है ना। तो ऐसी कैनाल, अब देखो इस कैनाल की, इसमें यहाँ पे गलती कैनाल की है ना, ये तो आपको अवेलेबल कराना है थ्रू आउट द ईयर पानी। अगर कैनाल आपके पास थ्रू आउट द ईयर नहीं कर पाती तो नॉन पेरेनियल टाइप की हो जाएगी, और अदरवाइज पूरे थ्रू आउट द ईयर आप करा रहे हो तो उसको पेरेनियल कैनाल कहते हैं, है ना। तो कैनाल डिजाइन टू इरिगेट थ्रू आउट द ईयर, ऐसी कैनाल आपकी पेरेनियल कैनाल कहलाती है, अदरवाइज आपकी इनंडेशन कैनाल कहेंगे, है ना, ठीक है, इसको इनंडेशन कैनाल कहेंगे, ठीक है। कंप्लीट है, बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि ऑन रोलिंग लैंड्स द मेथड ऑफ अप्लाइंग वाटर, है ना। अब देखो ये कह रहा है कि रोलिंग लैंड का मतलब है आपकी टोपोग्राफी जो है किसी पर्टिकुलर रीजन की वो इरेगुलर है ना। यानी कि मैंने कह दिया कि सर इस तरह से आपके पास कोई भी पर्टिकुलर आपके पास क्या है, आपको ग्राउंड ऐसी देखने को मिलती है, इरेगुलर टोपोग्राफी है ना, आप कह नहीं सकते कुछ, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे आप यहाँ पर सोर्स ऑफ सप्लाई से आप यहाँ पर जो पानी अप्लाई करेंगे, यानी कि सीधी सी बात है, जो इरिगेशन करने आएंगे तो आप पानी देंगे ना खेती बाड़ी के लिए, तो वो उसको पानी को अप्लाई करने का आपका मेथड कैसा रहेगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं, स्टेक फ्लडिंग, बॉर्डर फ्लडिंग, फ्री फ्लडिंग और फॉरो फ्लडिंग, है ना। अब इन चारों को मैं आप लोगों को यहाँ पर क्या करता हूँ, चारों को मैं यहाँ पर अच्छे से समझा देता हूँ आप लोगों को, है ना। तो यहाँ पर चलते हैं, हम यहाँ पर थोड़ा सा मैं नीचे ले जाता हूँ, आप लोगों को यहाँ पर डायग्राम से यहाँ पर शो करूंगा, ठीक है। सबसे पहला देखो, सबसे पहला आप लोग यहाँ पर देखते हैं, डेट इज दी फ्री फ्लडिंग, डेट इज दी फ्री फ्लडिंग। देखो फ्री फ्लडिंग का मतलब है आपका कोई कंट्रोल नहीं है ना, कोई कंट्रोल नहीं है, यानी कि पानी आपका आया सीधा मेन सप्लाई से पानी आया,
यहाँ पर आउटलेट है, इस आउटलेट से सीधा पानी चला गया, कोई कंट्रोल नहीं, किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं देखने को मिलेगा आपको, है ना। सीधा इसका मतलब ये डायरेक्टली ऐसे नहीं कहते कि बस मोटर चालू कर दिया आपने, है ना, उसके बाद पानी जैसे बह रहा है वैसे बहो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरह का सिस्टम अगर यदि आपके साथ है तो आपका ये पर्टिकुलर इरिगेशन सिस्टम आपका फ्री फ्लडिंग इरिगेशन सिस्टम कहलाएगा। ये इसलिए यूज करते हैं क्योंकि आपको नहीं पता पानी, क्योंकि आप बना नहीं रहे, आपने लैंड को प्रिपेयर नहीं किया हुआ है ना, खेत की लैंड को प्रिपेयर नहीं किया हुआ। क्यों प्रिपेयर करते तो बहुत खर्चा आता, क्योंकि इरेगुलर टोपोग्राफी थी, तो जिस जगह पर इरेगुलर टोपोग्राफी रहती है, जहां पर लैंड की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाती है, या आप कह दो कि टोपोग्राफी ऐसी है यार सर क्या करूं मैं, बहुत ज्यादा खर्चा आ जाएगा, है ना, तो ऐसी जगह पे आप फ्री फ्लडिंग बस पानी को बहा देते हैं आप, है ना, कि उसकी मर्जी पड़े जिस तरह से कंट्रोल निकले, कोई दिक्कत नहीं आप, है ना, जिस तरह से वैसे निकल जाए, कहीं पर डेप्थ ज्यादा मिलेगी, कहीं पर डेप्थ कम मिलेगी, कोई आप लोगों को मतलब नहीं है ना। दैट इज टर्म्ड एज अवर फ्री फ्लडिंग, है ना। अब इसमें पानी आपका बह रहा है सिंपली, ठीक है। सेकंड इरिगेशन आपका है दैट इज द बॉर्डर इरिगेशन, अब देखो इस बॉर्डर इरिगेशन के अंदर आप ऑब्वियस बात है बॉर्डर से प्रोवाइड कराते हैं आप लोग, है ना, क्या करते हैं आप यहाँ पर इसमें बॉर्डर से प्रोवाइड कराते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम यहाँ पर, है ना, कि देखो ये आपके सामने पानी आ रहा है ना, दिस इज दी वाटर कमिंग फ्रॉम दी कैनाल, यानी कि ये आपके सामने यहाँ से पानी आ रहा है, ठीक है, दिस इज द इनटेक, है ना, यहाँ से पानी का इनटेक है। तो आप यहाँ पर ऐसे बॉर्डर्स बना देते हैं, ऐसे क्या करते हैं बॉर्डर्स बना देते हैं। बॉर्डर्स बनाने के लिए आपको बीच में नहीं होता, आपने खेत के अंदर देखा होगा छोटे छोटे से ऊपरी पार्ट आपको देखने को मिलेगा, है ना, जिसको लेवीज बोलते हैं, ठीक है। हाई ग्राउंड जहां पर देखने को मिलता है, हाई ग्राउंड लेवल देखने को मिलता है बीच बीच में, दैट इज द लेवीज, है ना, है ना, यानी कि इस तरह से देखने को मिलेगा, बॉर्डर बना रखा है, यहाँ बीच में छोटा सा आपने यहाँ पर उठा दिया पार्ट, है ना, ग्राउंड का, ठीक है, ऐसे बॉर्डर से बना दिया, ऐसा बॉर्डर सा बना दिया, है ना, ऐसा बॉर्डर सा बना दिया, तो दैट इज टर्म्ड एज अवर लेवीज, इनको लेवीज बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, लेवीज बोलते हैं, ताकि इसमें पानी अलग बहेगा, इसमें अलग बहेगा, है ना। ये यहाँ से आपने पानी सप्लाई किया, यहाँ से आपने किया, है ना। अब देखो ये जो बॉर्डर बनाते हैं ना, ये देखो कितनी लेंथ के लिए बनाते हैं, ये 100 से लेके 400 मीटर की लेंथ सर्व करते हैं, और यहाँ पर एक की 10 to 20 मीटर की आपको यहाँ पर विड्थ रहती है, 10 to 20 मीटर की विड्थ रहती है, 10 to 20 मीटर की विड्थ रहती है ना। ये आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, समझ में आ गई बात, बिल्कुल। तो ये आप यहाँ पर उस जगह पर प्रोवाइड कराते हैं जहां पर जो एलिवेशन है लगभग सेम सा है, थोड़ा बहुत लैंड प्रिपरेशन का खर्चा है, लेकिन लगभग वो फ्लैट ग्राउंड रहता है ना, जहां पर उस जगह पर प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि लेवीज बनाना है, पानी को ऑटोमेटिकली बहना है। ये क्रॉस सेक्शन दिखाया मैंने, दिस इज द क्रॉस सेक्शन, ये मैंने आपको ना यहाँ से काट के दिखाया, इसको काट के देखूंगा ना यहाँ से, ठीक है, तो सामने से आपको ऐसा दिखेगा, ये मैंने लॉन्गिट्यूडनल व्यू दिखाया है, ठीक है, इन दोनों को देख लो आप लोग, है ना, ठीक है। तो इस तरह से लैंड की प्रिपरेशन कर देते हैं, दैट इज द बॉर्डर फ्लडिंग, आप यहाँ से देख सकते हैं अच्छे तरीके से। तो ये दिस इज द बॉर्डर फ्लडिंग, देखो बॉर्डर बना रखा है, दीज आर द लेवीज, ये लेवी है ना, ये लेवीज है ना, ठीक है, बीच बीच में उतला हुआ पार्ट, ठीक है, दैट इज लेवीज, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी लेवल कर लेते हैं आप यहाँ पर, और ताकि क्या है पानी क्या है इवनली आपका स्प्रेड हो सके, है ना, आराम से पानी यहाँ से लेके यहाँ तक आप यहाँ पर सप्लाई कर पाए, पानी यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंच सके पूरा प्रॉपर तरीके से, ठीक है, समझ में आ गई बात, बिल्कुल। तो दिस इज द बॉर्डर इरिगेशन, आप यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हो। तो चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर, आगे बढ़ जाते हैं हम आगे की तरफ, ठीक है, नेक्स्ट पेज, थर्ड नंबर पे आती है आपके पास चेक फ्लडिंग, थर्ड नंबर पे आती है आपकी चेक फ्लडिंग। अब देखो चेक फ्लडिंग का मतलब क्या है, चेक फ्लडिंग का मतलब है, आपने देखा होगा ना छोटे छोटे से फ्लूट काट, अच्छा आपने क्यूरिंग की होगी, पॉन्डिंग करते हुए, है ना, क्यूरिंग की होगी, ठीक है, स्लैब की जब हम यहाँ पर छत डाल देते हैं तो ऊपर की तरफ से आप लोगों ने क्यूरिंग की होगी, है ना, बिल्कुल। तो क्या करते हैं ऊपर ऐसे पॉन्डिंग सा बना देते हैं, पॉन्डिंग सी कर देते हैं ऊपर, बिल्कुल, ये वो पॉन्डिंग सी कराते हैं हम लोग, है ना, ऐसा पॉन्डिंग सी करा रहे हैं आप लोग, लेकिन अब ये आप कहाँ करा रहे हो, आप लोग यहाँ पर खेतों में करा रहे हो, है ना। तो छोटे छोटे से प्लॉट काट दिए मैंने, क्या कर दिए, छोटे छोटे से प्लॉट काट दिए मैंने, ठीक है। इस प्लॉट के अंदर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अपनी जो भी आपका फील्ड चैनल है, फील्ड चैनल के थ्रू मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पानी यहाँ पर इसके अंदर सप्लाई करा दे रहा हूँ, बिल्कुल। तो दिस इज कॉल्ड एज अवर चेक फ्लडिंग, दिस इज कॉल्ड एज अवर चेक फ्लडिंग, ठीक है। चेक फ्लडिंग कब करा सकते हैं आप लोग, अगर आपकी सोइल परमिएबल है तब भी करा लो आप, अगर आपके पास नॉन परमिएबल है तब भी करा लो आप, है ना। बेसिकली क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स है ना, उनके लिए आपका ये प्रेफर किया जाता है, क्लोज ग्रोइंग क्रॉप। क्लोज ग्रोइंग क्रॉप का मतलब पास पास उगने वाली, है ना, भाई एक प्लॉट के अंदर फसल तो आ जाए कम से कम, है ना। तो क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए आप लोग यहाँ पर कराते हैं ना। नेक्स्ट वन इज दी फरो इरिगेशन, नेक्स्ट वन इज दी फरो इरिगेशन, फरो इरिगेशन। देखो फरो इरिगेशन ना, फरो इरिगेशन जनरली जितने भी आप लोगों ने यहाँ पर सब्जियां वगैरह उगाते हुए देखा होगा ना, तो वो लगभग इजी पे देखा होगा आप लोगों ने। जैसे कि मैं बता देता हूँ आप लोगों के सामने, देखो
कि इसके ऊपर तो ना पूरी की पूरी खेती बाड़ी ना, प्लांट जो है ना, क्रॉपिंग तो लेवीज के ऊपर करते हैं। देखो इसमें देखना, लेवी के ऊपर तो क्रॉप बहाते हैं ना, क्रॉप करते हैं ना, ठीक है। लेवीज के ऊपर क्रॉप आप यहाँ पर उगाते हैं, और साइड में आप लोग क्या करते हैं, पानी छोड़ देते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ऊपर की तरफ पानी डाला है, नहीं, यहाँ पर बिल्कुल कोने में पानी चल रहा है, यहाँ पर पानी चल रहा है, और इस साइड में, आइट साइड में आप लोगों के पास में यहाँ पर क्रॉपिंग हो रखी है। यहाँ पर आइट साइड में आप लोगों के पास हमने यहाँ पर क्रॉपिंग हो रखी है, ठीक है। अब देखो इसमें फायदा क्या होता है आपका, देखो इसका फायदा क्या है मैं बताता हूँ आप लोग। अब तक तो सबके अंदर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पानी ओपनली छोड़ रहे हैं, डायरेक्टली छोड़ रहे हैं पानी, बिल्कुल। पहली बात तो सरफेस एरिया कम हो गया इवापोरेशन के लिए, देखो आप सरफेस एरिया कम कर दिया मैंने इवापोरेशन के लिए। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये आप ऐसा देखो, इस तरह का स्ट्रक्चर है ये, इस तरह का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। जिसमें यहाँ पर तो आपके सामने क्या हो रखी है, यहाँ पर तो आपकी प्लांटेशन आपने यहाँ पर कर रखा है, यहाँ पर तो आपने प्लांटेशन कर रखा है, और यहाँ पर आपने पानी डाला हुआ है, ठीक है। अब ये पानी क्या करेगा, ये पानी यहाँ पर नीचे आपके सामने नीचे की तरफ पेनिट्रेट कर जाएगा, इनफिल्ट्रेट कर जाएगा आपके सामने, इनफिल्ट्रेट कर जाएगा, और इसको यहाँ पर वाटर मिल जाएगा आपके पास, प्लांट्स को वाटर मिल जाएगा। तो दिस इज दी फरो इरिगेशन, दिस इज दी फरो इरिगेशन, ठीक है। तो फरो इरिगेशन आप लोग यहाँ पर जनरली जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उन सभी के लिए आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ये फरो इरिगेशन कर देते हैं आप लोग यहाँ पर। फरो इरिगेशन का फायदा यही है कि इसकी जो रिज वाला पार्ट है, अपर पार्ट है, इसको रिज वाला पार्ट भी बोल देते हैं, इसको रिज भी बोल देते हैं, फरो भी बोल देते हैं, रिज भी बोल देते हैं ना, रिज बोल दो इसको, फरो, फरो इसी को बोलते हैं, जो अपर वाला पार्ट है ना, इसको फरो बोलते हैं, रिज बोलते हैं। हमने काइंड ऑफ लिवीज है ना, लिवीज से थोड़ा बड़ा सा पार्ट कर दो आप, दैट इज लिवीज भी बोल सकते हो आप लोग, चाहते हैं इसको लिवीज टाइप का भी बोल सकते हो आप लोग, है ना। बस लिवीज तो बहुत छोटी सी बनाई थी मैंने आप लोगों को, रिज में ये मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया, थोड़ा सा बड़ा बना दिया ना, रिज वाला पार्ट मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया, ठीक है। इसको रिज भी बोलते हैं, ठीक है। और जो फरो है, वो फरो आपके सामने ये चैनल्स को कहते हैं, फरो जो है इस चैनल को कहते हैं ना, ये आपकी फरो चैनल है, और ये आपके रिज कहलाती है। फ्लो के फरो के अंदर पानी बह रहा है आपके सामने साइड से, और रिज जो है आपका जो अपर पार्ट है उसको आप यहाँ पर रिज बोल देते हैं, दिस इज द रिज एंड दिस इज द फरो, ठीक है। ये आपके सामने यहाँ पर मैंने बोल दिया है आप लोगों को, ये सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पर कर ली है, ठीक है। इरिगेशन क्या, इसके अलावा भी इरिगेशन है, जैसे कि ये वाला इरिगेशन है, इसको तो आप लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हो, दैट इज द स्प्रिंकलर इरिगेशन, दैट इज द स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन आप लोग यहाँ पर इसको, इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, इसके अंदर हम यहाँ पर आर्टिफिशियल तरह से, जैसे रेनफॉल होती है ना, बस वैसे आर्टिफिशियल टाइप की रेनफॉल आप लोग यहाँ पर करा रहे होते हैं। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, पानी की स्प्रिंकल्स आपके सामने बहते हैं। लेकिन ना इसका सबसे मेजर डिसएडवांटेज पता है आप लोगों को क्या है, इसका सबसे मेजर डिसएडवांटेज है कि जब भी हवा चलती है ना, तो हवा चलने से जो पानी जहां तक पहुंचना चाहिए ना, जैसे मान लेता हूँ मैं, ये जो इसका जो पर्टिकुलर पानी है, ये देखो मैं इस साइड से यहाँ तक जा सकता है, यहीं तक ही जा सकता है ना, ठीक है। हवा चली तो यहाँ तक नहीं पहुंचेगी, बूंदे यहीं गिर जाएगी सारी की सारी, है ना, बूंदे यहीं गिर जाएगी सारी की सारी, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में प्रॉपर इरिगेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो विंडी एरिया जहां पर भी होते हैं, जहां पर विंडी एरिया होते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा विंड चल रही होती है, वहां पर स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम को हम यहाँ पर प्रेफर नहीं करते हैं। और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम में थोड़ा कम पानी लगता है, क्योंकि आपने पानी डायरेक्टली ग्राउंड पे नहीं डालना है, पहली बात तो, है ना। तो इसकी इफिशियंसी अच्छी खासी निकल के आती है, कम पानी में ज्यादा इरिगेशन आपका हो पाता है ना। फरो इरिगेशन भी उन बाकी सारे इरिगेशन से बेस्ट है ना, बाकी सारों से बेस्ट है, लेकिन स्प्रिंकलर फरो से भी बेस्ट है ना। फरो के अंदर आपने यहाँ पर फरो चैनल्स जो भी है सारे, उस चैनल के अंदर ही आपका पानी बह रहा है, और रिजेस के वाला एरिया जो है वो आपने बचा लिया बेसिकली, है ना। ये नेक्स्ट लास्ट में आप लोग यहाँ पर देखोगे, ये आपके पास है, दिस इज दी बेसिन फ्लडिंग। बेसिन फ्लडिंग सारे ऑर्चर्ड ट्रीज के लिए काम में आती है, जैसे मैंगोज वगैरह आप लोग उगा रहे हैं, ऑरेंजेस वगैरह आप यहाँ पर उगा रहे हैं, है ना। तो उनके अंदर क्या होता है कि आप लोग यहाँ पर नहीं कहते, एक पेड़ आपने उगाते उसके साथ में छोटी छोटी सी क्यारियां बना देते हैं ना, बस वो क्यारी सी बनाने का प्रोसेस है ना। अभी क्यारी, एक एक क्यारी को क्या करते हैं आप लोग यहाँ पर सप्लाई चैनल से जोड़ते हैं, फील्ड चैनल सीधा आपका यहाँ पर क्या करता है, इसके अंदर क्यारी के अंदर ज्यादा खुल जाता है, ठीक है। तो दिस इज टर्म्ड एज अवर बेसिन फ्लडिंग, दिस इज टर्म्ड एज अवर बेसिन फ्लडिंग, है ना। तो ये ऑर्चर्ड ट्रीज के अंदर काम में आता है। ये कहाँ काम आएगा, ये आपका ऑर्चर्ड ट्रीज के अंदर काम में आएगा, ये आपका ऑर्चर्ड ट्रीज के अंदर काम में आएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मैं बात करूँ आप लोगों से, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, है ना। ये लास्ट आपके सामने यहाँ पर निकल के आता है, दैट इज द ड्रिप इरिगेशन, दैट इज द ड्रिप इरिगेशन, है ना। ड्रिप इरिगेशन का है और नाम भी है आपका, है ना, इसको बॉटल इरिगेशन भी बोलते हैं, पहले बताता हूँ, इसको बॉटल इरिगेशन भी बोलते हैं, और इसकी इफिशियंसी सबसे हाई निकल के आती है, इसको ट्रिकल इरिगेशन भी बोलते हैं, ना, इसको ट्रिकल इरिगेशन भी बोलते हैं, ठीक है। देखो इसकी इफिशियंसी सबसे हाईएस्ट है ना, दिस इज दी हाईएस्ट इफिशियंसी देती है, हाईएस्ट इफिशियंसी देखने को मिलती है। रीजन क्या है कि आप लोग अब यहाँ पर पानी को बूंद बूंद करके डाल रहे हैं, देखो बूंद बूंद करके डाल रहे हैं, ठीक है, बहुत बिल्कुल किल्लत हो गई है बिल्कुल, है ना। तो जहां पर वाटर की स्कैरसिटी हो जाती है ना, वहां पर आप ऐसा सिस्टम डिजाइन करते हैं कि प्लांट के रूट जोन में पानी डाल देते हैं डायरेक्टली, है ना, प्लांट के अंदर रूट में पानी डाल देते हैं ताकि वो वहां से वहां। लेकिन इसको, इस सिस्टम को बिछाने के लिए पता है आपको ना, जो प्लांटेशन उठाने पड़ेंगे ना, जो प्लांट उठाना पड़ेगा, वो प्लांट ऐसा उठाना पड़ेगा जिसकी
आपकी स्टेम टू स्टेम डिस्टेंस अच्छी खासी हो, यानी कि देखो एक प्लांट आपने यहाँ लगाया, एक प्लांट यहाँ लगाया, तब जाके बूंद बूंद सिंचाई हो पाएगी आपके ना, ताकि एक बूंद आपने यहाँ पर डाल दी, एक बूंद यहाँ पर डाल दी इसके, ठीक है, इस तरह से है ना। तो स्टेम टू स्टेम डिस्टेंस अगर आपकी हाई है तो आप यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को प्रिफर कर सकते हैं। अब चलते हैं हम यहाँ पर हमारे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। सारे सिस्टम मैंने आप लोगों को समझा दिए, ठीक है। सबसे पहले अब आपसे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था, क्वेश्चन आपसे कह रहा है रोलिंग लैंड के ऊपर जो मेथड ऑफ अप्लाई वाटर क्या रहेगा। देखो रोलिंग लैंड है, आपने कोई लैंड की प्रिपरेशन नहीं की हुई है, आप लोग उस पर किसी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते, तो बॉर्डर इरिगेशन और टेक फ्लडिंग तो पहले कैंसिल होगी, फरो फ्लडिंग आपके सामने नहीं होगी, लास्ट ऑप्शन है आपके पास फ्री फ्लडिंग। फ्री फ्लडिंग और बहे जैसे पानी हम क्या कर सकते हैं, रोलिंग लैंड पे आप कुछ नहीं कर सकते, है ना, लैंड प्रिपरेशन है ही नहीं, यहाँ तो लैंड की प्रिपरेशन आपने की है, वहां पर प्लॉट बनाया है, बॉर्डर फ्लडिंग में प्लॉट बनाया है ना, और उसमें बॉर्डर्स बनाए आपने, लेवीज बनाई बॉर्डर फ्लडिंग में, चेक फ्लडिंग में प्लॉट बनाया, फरो फरो फ्लडिंग है ना, वो फरो चैनल खोलने पड़ेंगे, और जितनी वेजिटेबल्स की फार्मिंग होती है जनरली आपके रिजर्व के ऊपर होती है, फरो के अंदर पानी बहता है ना, तो फ्री फ्लडिंग हमारा करेक्ट आंसर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ द सोइल when plant fail to extract sufficient amount of water from their requirement, ठीक है। देखो तो लेट मी से आप लोग ये मान के चलें कि आपकी जो सोइल है उस सोइल के अंदर कुछ अमाउंट का पानी है ना, ये मान के चले। देखो आपको मतलब किससे, देखो ये आपका रूट है, ये आपके पास प्लांट है, इस प्लांट की रूट जोन यहाँ तक है ना, देखो प्लांट है ऊपर की तरफ कितना ही है, ऊपर से मतलब नहीं है, मैं नीचे से देखता हूँ, है ना, क्योंकि पूरा खींचना ही नीचे वाला है ना, ठीक है। देखो प्लांट को अपनी जिंदगी के लिए दो तीन चीजें चाहिए। पहली चीज इसको चाहिए होती है, देखो क्या चाहिए होती है इसको अपनी लाइफ के लिए, इसको एक तो चाहिए आपको एयर, ठीक है, इसको चाहिए एक तो एयर, एक चीज इसको वाटर, एक चीज इसको वाटर, और तीसरी चीज जो इसको चाहिए वो चाहिए इसकी न्यूट्रिएंट, है ना, तीसरी चीज जो इसको चाहिए वो है न्यूट्रिएंट, ठीक है। अब एयर एयर जो है यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की वृद्धि में भी काम आती है, अगर यदि रूट जोन के अंदर है तो। ऊपर से तो आपको पता ही है कि यह CO2 आपके सामने यहाँ पर लेता फोटो सिंथेसिस प्रोसेस के टाइम, है ना, तो ये वाली बात तो नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इरिगेशन के बारे में। अब देखो आपको यहाँ पर सप्लाई कर सकते हो जो आपके हाथ में, डेट इज दी वाटर। अब आप यहाँ से इसकी वाटर सप्लाई के ऊपर बात करेंगे। न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करें, न्यूट्रिएंट्स अपने सोइल से निकाल देता है, न्यूट्रिएंट्स अपने सोइल से निकाल देगा। अब बात करते हैं वाटर के ऊपर, है ना। अब देखो ये हमारी मान लो ये रूट जोन है, हमारी प्लांट की ये रूट जोन है, इस रूट जोन के नीचे कितना ही पानी हो मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब इस रूट जोन के अंदर दो चीजें हो सकती है, या तो सोइल होगी या आपका वाटर होगा, है ना। तो लेट मी से इतनी अमाउंट की सोइल है और इतनी आपके सामने यहाँ पर वाटर है ना, इतनी सोइल है, इतनी सोइल है और इतना वाटर, नीचे इतनी सोइल है इतना वाटर, मान लो लेट अज्यूम, है ना, ठीक है। अब देखो अब इस साइड में इसकी वाटर कंटेंट लिखता हूँ, इस साइड में डेप्थ लिख रहा हूँ, इस साइड तो मैं यहाँ पर लिखूंगा वाटर कंटेंट की वैल्यू, इधर तो लिखूंगा मैं वाटर कंटेंट, है ना, इधर लिखूंगा वाटर कंटेंट, और इस साइड में लिखूंगा डेप्थ, इस साइड में लिखूंगा डेप्थ, ठीक है। वाटर कंटेंट क्या होता है आपका, वेट ऑफ वाटर टू दी वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है, पता होना चाहिए आपको, बिल्कुल मेरे ख्याल से ध्यान होगा अच्छे से, बिल्कुल। तो मैं कह दूं कि सर हमने ढंग से पानी भर रखा है, पूरा बढ़िया पानी भर रखा है ना, बढ़िया पानी भर रखा है, ठीक है। तो यानी कि हमने क्या किया, हमने यहाँ पर अच्छा सा पानी कर दिया, पूरा सेचुरेट कर दिया, पूरा सेचुरेट कर दिया, है ना। इस टाइम पे मैं यहाँ पर बात करता हूँ, सेचुरेशन के टाइम पे कुछ अलग बात रही होगी, है ना। पहला आपने यहाँ पर क्या कर दिया, अच्छे से पानी भर दिया, पानी भरने के बाद थोड़ा टाइम छोड़ो, आप छोड़ोगे तो क्या होगा सोइल के अंदर। अब देखो सोइल वाला पार्ट हटा देता हूँ मैं फिलहाल, अभी आप लोगों को यहाँ पर कुछ और बात समझाता हूँ। पहले देखो इधर वाटर कंटेंट लिखूंगा, इधर ये वाला मामला लिखूंगा। अब इसको यहाँ पर देखो, अगेन देखो आप, है ना। अब देखो अब आपने क्या किया, इस प्लॉट के अंदर इतनी रूट जोन है, इतनी रूट जोन है, इसके अंदर आपने यहाँ पर पानी डाल दिया, ठीक है, पानी डाल दिया, बिल्कुल। पानी भरने के बाद क्या होगा कि इसके अंदर देखो सीधी सी बात है, ग्रेविटी तो होने वाली है ना। तो ग्रेविटी कहाँ गई, ग्रेविटी की वजह से पानी कहाँ गया, कुछ अमाउंट का पानी नीचे परकोलेट कर गया, क्या कर गया, नीचे परकोलेट कर गया, है ना। तो इतना अमाउंट का पानी तो परकोलेट कर गया, तो अब यहाँ पर कुछ अमाउंट का पानी यहाँ पर बच गया होगा, कुछ अमाउंट का पानी इस रूट जोन में बच गया होगा, है ना, कुछ। तो जो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट में पानी रिटेन करने की कैपेसिटी हमारी सोइल जोन की, सोइल की, है ना। क्योंकि देखो पानी डाला तो सारा नीचे जाना चाहिए, सारा नहीं जाएगा, लेकिन कुछ अमाउंट का पानी होल्ड करके रखेगी। तो इसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है ना हमारी, उसको हम यहाँ पर बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। इस टाइम पे जो वाटर कंटेंट निकल के आता है इसको बोलते हैं हम यहाँ पर फील्ड कैपेसिटी। दिस इज द वाटर कंटेंट, ये आपका वाटर कंटेंट, ठीक है। वाटर कंटेंट आपको क्या दिखाता है, वाटर कंटेंट आपको बताता है कितने अमाउंट का पानी ये होल्ड करके रख पाया, ठीक है, कितने अमाउंट का पानी है आपका होल्ड करके रख पाया अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। इसको हम यहाँ पर फील्ड कैपेसिटी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हर टाइम पे देखो पानी इतना तो रहेगा नहीं, है ना, इतना तो रहेगा नहीं।
कुछ अमाउंट बाद ये पानी थोड़ा सा ड्रॉप आउट होता है नीचे नीचे वाटर कंटेंट, जैसे जैसे सोइल से आपका प्लांट लेता जाएगा पानी वैसे वैसे कम होता चला जाता है। ठीक है, तो फील्ड कैपेसिटी वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर है जो आपका रिटेन कर सकती है। ठीक है, तो यानी कि आप किसी भी सोइल के अंदर पानी डालो, किसी भी सोइल के अंदर पानी डालो, रूट जोन तक की बात कर रहा हूँ मैं, रूट जोन तक वो जितना रिटेन कर पा रही है उसको हमने उतने वाटर कंटेंट को हमने एफसी बोल दिया। ठीक है, एफसी बोल दिया। ठीक है, फील्ड कैपेसिटी बोल दिया। ठीक है, अब देखो इस फील्ड कैपेसिटी के अंदर, अब देखो इसमें जो पानी स्टोर है ना, इसमें जो पानी स्टोर है वो कैसा कैसा पानी स्टोर है। इसके अंदर देखो तीन तरह से आपको चीजें देखने को मिलेगी। पहली चीज क्या देखने को मिलेगी, पहली चीज देखने को मिलेगी आपको सिंपल सोइल पार्टिकल। पहली चीज देखने को मिलेगी दैट इज ए सिंपल सोइल पार्टिकल। कुछ अमाउंट का पानी इस सोइल पार्टिकल से चिपका रहेगा बाय द एडहेशन, बाय द एडहेशन। ठीक है, कुछ अमाउंट का पानी इसके साथ चिपका हुआ है, दैट इज बाय एडहेशन, या एडहेशन से चिपका हुआ पानी है, एडहेशन से चिपका हुआ पानी है ना। ठीक है, ब्लैक में क्या है, ब्लैक में आपके सामने दिख रहा है दैट इज द सोइल पार्टिकल, सोइल मॉलिक्यूल। रेड से क्या है, उसका चिपका हुआ पानी। इस चिपके हुए पानी को क्या बोलते हैं, इस चिपके हुए पानी को बोलते हैं हम यहाँ पर हाइग्रोस्कोपिक बॉडी। को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम यहाँ पर हाइग्रोस्कोपिक बॉडी। ठीक है, अब कुछ अमाउंट का पानी कैपिलरीज में जमा होगा। देखो ऑब्वियस बात है, दो सोइल पार्टिकल है, बिल्कुल उनके बीच में जो वॉइड है वो बिल्कुल मिनिमाइज्ड है। ठीक है, तो कुछ अमाउंट का पानी उसके बीच में रहेगा कैपिलरी वाले फॉर्मेट में। अब मैं उसको वहां से शो कर नहीं सकता, कैपिलरी वाला कॉन्सेप्ट आप जानते ही है ना। तो मैं उस पर्टिकुलर पानी को मैं यहाँ से शो कर दूं, जस्ट शो करने के लिए ना, आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर शो कर दो। ये आपके पास थर्ड नंबर में बचा आपका कैपिलरी वाटर, थर्ड नंबर में बचा आपका दैट इज द कैपिलरी वाटर। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर मैंने कहा, कहने का मतलब है अगर यहाँ पर कोई भी प्लांट है, उस प्लांट आपका जो पानी लेगा या तो वो कैपिलरी वाटर को खींचेगा या वो हाइग्रोस्कोपिक वाटर को खींचेगा। अब हाइग्रोस्कोपिक वाटर आपका लूज केमिकल बॉन्ड के साथ बाय एडहेशन चिपका हुआ है सोइल मॉलिक्यूल के, है ना। ये अपने आप को खींचने नहीं देता, ये अपने आप को खींचने नहीं देता। सिर्फ कौन सा पानी बचा आपके पास, कैपिलरी पानी बचा, जो कि आपका क्या कर सकता है, प्लांट आपका खींच सकता है। यानी कि यहाँ पर भी फील्ड कैपेसिटी के अंदर भी डिवाइडेशन हो गया भाई साहब, क्या होगा, डिवाइडेशन हो गया। तो ये जो डिवाइडेशन के अंदर नीचे वाला जो पार्ट है, इसको अगर मैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर मानूं, अगर मैं इसको हाइग्रोस्कोपिक वाटर मानूं, ठीक है, कि इतना वाटर तो हाइग्रोस्कोपिक है और इतना वाटर आपके सामने यहाँ पर कैपिलरी वाटर है, तो आपको ये पता चल गया कि आपको जो प्लांट खींच पाएगा वो प्लांट पूरा का पूरा वाटर कंटेंट नहीं खींच पाएगा। अगर मेरी सोइल के अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट का, एक पर्टिकुलर परसेंटेज का वाटर कंटेंट है, लेकिन उसमें से भी एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट का आपका खींच पाएगा, सारा नहीं खींच पाएगा। ठीक है, यानी कि कैपिलरी वाटर को आप कह सकते हैं ये आपका अवेलेबल वाटर है फॉर दी प्लांट ग्रोथ। ये आपके सामने क्या दिखाएगा, ये आपको नॉन अवेलेबिलिटी शो करेगा। अब इन दोनों का जो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है ना, मामला जो आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर, इसको बोलते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। इन दोनों का जो बॉर्डर बनता है, ये बॉर्डर बनता है आपका परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे। इसको मैं यहाँ पर शो करता हूँ, दैट इज दी 5, यानी कि 5 वो वाटर कंटेंट है जिसके बिलो अगर चला जाए मामला, तो प्लांट के लिए पानी नहीं है भाई साहब, तो प्लांट के लिए पानी नहीं है बात। अब इसके अगर आसपास में वैल्यू बैठ जाती है ना, इसके आसपास भी, अगल बगल में, इससे जस्ट ऊपर भी अब वो बैठी ना, तब भी प्लांट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा सक्शन लगाना पड़ता है। ये भी अच्छी बात नहीं प्लांट के लिए, इससे भी प्लांट की प्रोडक्टिविटी घट जाती है। इसलिए आप लोग वाटर कंटेंट के टर्म में आप लोग ये सारी चीजें याद रखते हैं। इसके कोरस्पॉन्डिंग डेप्थ आप यहाँ पर पता कर सकते हैं। अब ये तो हो गई हमारे पास वाटर कंटेंट की बात, लेकिन जब हम इरिगेशन प्रोवाइड कराते हैं तो डेप्थ में प्रोवाइड कराते हैं, है ना, कि कितने डेप्थ का पानी देना है सर, सीधी सीधी बात है ना। तो वाटर कंटेंट के रेस्पेक्ट में आप लोग यहाँ पर डेप्थ भी निकाल सकते हैं। देखो मैं एक का निकाल के बता देता हूँ, आप बाकियों का इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर, जब फील्ड कैपेसिटी तक वाटर कंटेंट है तब इस डेप्थ को मैं यहाँ पर DFC मान लूँ। तो देखो, तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो देखो FC बराबर क्या दिखाता है, FC बताएगा आपका वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड, ये है तो वही फील्ड कैपेसिटी है ना। तो FC बराबर क्या हो जाएगी, वेट ऑफ वाटर आपके पास कितना दिख जाएगा, वेट ऑफ वाटर, वेट बराबर क्या होता है, देखो अगेन देखो आप लोग यहाँ पर, गामा बराबर क्या होता है, गामा बराबर वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट बराबर गामा इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो गामा इंटू वॉल्यूम, तो हम यहाँ पर कर देते हैं गामा इंटू वॉल्यूम। अब मैं बात कर लेता हूँ वॉल्यूम बराबर अगेन एरिया इंटू डेप्थ, अगेन एरिया इंटू डेप्थ। एरिया हम यहाँ पर यूनिट एरिया के लिए बात कर लेते हैं, यूनिट एरिया के लिए बात कर लेते हैं, वॉल्यूम बराबर डेप्थ आ जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इसको गामा W वेट ऑफ वाटर, तो गामा W इंटू एरिया आप लोगों के पास हमने यूनिट मान ही लिया है, दैट इज द यूनिट, और यहाँ पर डेप्थ जो है हम यहाँ पर इसको DFC बोलते हैं। ठीक है, डिवाइड बाय आप लोग यहाँ पर कर लें, अगेन सोलिड के लिए है, सोलिड के लिए आप लोग यहाँ पर गामा जहाँ पर यूज लेंगे वो गामा आप यहाँ पर सोइल का यूज लेंगे, तो मैं गामा से डिनोट कर देता हूँ ना, गामा आप यहाँ पर गामा D लेते हैं, वैसे तो गामा W अपन गामा D लेते हैं, है ना।
तो ड्राई यूनिट वेट लेंगे, वो सॉलिड्स की बात हो रही है, इनटू 1 यूनिट एरिया के लिए बात करें अपॉन इस टाइम पे जो डेप्थ है उसको डी बोलते हैं। तो सोइल आपके सामने डी डेप्थ की सोइल है आपके सामने, तो डी जो है आपको रूट जोन की डेप्थ को डायरेक्टली शो करता है, रूट जोन की डेप्थ को डायरेक्टली शो करता है। दिस इज इट, सोइल तो यहाँ तक ही अवेलेबल है ना, बिल्कुल, तो रूट जोन की डेप्थ को आपका शो कर देता है डायरेक्ट, ठीक है। ये लो, तो यानी कि यहाँ से अगर आपको डीएफसी निकालें तो डीएफसी की वैल्यू डायरेक्टली हो जाएगी आपकी गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू 1 तो लिखना नहीं, 1 हटा देता हूँ, इंटू डी इंटू एफ, ठीक है, ये डायरेक्ट समझ में आ गई बात, बिल्कुल। तो ये आपके सामने बता था डीएफसी। अगर सेम तरीके से आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, अगर आपको डी फाइव निकालना है तो डी फाइव यानी कि यहाँ पर जो डेप्थ है इसको क्या कह देंगे, इसको भी निकाल सकते हैं, दिस इज डी फाइव, अगर मैं इसको डी फाइव बोलूँ तो इसको भी निकाल सकते हैं, सेम तरह से निकल जाएगा। यहाँ पर गामा डी निकलेगा अपॉन गामा डब्ल्यू निकलेगा इंटू डी निकलेगा, बस यहाँ पर आपको 5 करना है, ठीक है, यहाँ पर 5 करना है, ठीक है। और अवेलेबल वाटर अगर आपसे पूछ ले निकालना हो तो अवेलेबल वाटर, तो अवेलेबल वाटर भी आप लोग निकाल सकते हैं। अवेलेबल वाटर आपके सामने निकलेगा, डेट इज दी डी एफ सी माइनस डी फाइव, इतना ही तो पानी अवेलेबल है प्लांट के लिए, कैपिलरी वाटर तो अवेलेबल है, कैपिलरी वाटर कैसे डी एफ सी माइनस डी फाइव कर दो, है ना, तो कर देंगे तो ये निकलेगा आपका गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू आप लोग यहाँ पर कर दें डी इंटू एफ सी माइनस फाइव, इन दोनों को इस तरह से आप लोग सारी वैल्यूज आप लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेट, है ना। अब मैंने बता दिया आपको, ठीक है, इस तरह से आप लोग यहाँ पर करते हैं। तो आपसे क्या पूछ रहा है, द स्टेट ऑफ द सोइल व्हेन प्लांट फेल टू एक्सट्रैक्ट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रिक्वायरमेंट, तो कौन सा पॉइंट था वो, परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट, ठीक है, परमानेंट बिल्डिंग, ठीक है, समझ में आ गई बात। अच्छा, ये मैक्सिमम सैचुरेटेड पॉइंट क्या होगा बताओ, ये मैक्सिमम सैचुरेटेड पॉइंट का मतलब है ये वो पॉइंट है जब आप स्टार्टिंग में पानी डालोगे ना, तो स्टार्टिंग में पानी डालोगे तो ये आपको वाटर कंटेंट इससे ज्यादा देखने को मिलेगा। जब ग्रेविटी से पहले की बात करूंगा ना, मैं जब ग्रेविटी से पहले की बात करूंगा ना, ग्रेविटी से गया पानी उससे पहले की बात करूंगा, तो स्टार्टिंग में पानी डालेंगे तो 100% सैचुरेशन देखने को मिलता है। तो उस टाइम पे आप लोग यहाँ पर इसको डेप्थ को डीएस बोल सकते हैं, और यहाँ पर आप सैचुरेशन को मैं एस से डिनोट कर सकता हूँ, है ना, बट इसको निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास बचता नहीं है पानी ज्यादा टाइम, कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली नीचे चला जाता है। तो हमारे प्लांट को नहीं मिला पानी, प्लांट को लॉन्गर यूज के लिए चाहिए होता है, पानी दे रहा हूं तो कम से कम यूज तो कर पाए। अब आप तो कह रहे हैं कि डाला फिर निकल गया ना, तो इसलिए उसको यूज नहीं करते आप लोग, है ना। बाकी मैक्सिमम सैचुरेटेड पॉइंट आपको ये दिखाता है कि जब आप लोगों के पास इतना अमाउंट का पानी है, नीचे चला गया उसके बाद तो जितना रिटर्न रहेगा वो एफसी से ऊपर ही एस निकलेगा, दैट इज द मैक्सिमम सैचुरेटेड पॉइंट, ठीक है। जब आप डालोगे स्टार्टिंग में पानी तो ग्रेविटी से नहीं गया, उसके पहले जो जस्ट 100% वाली सैचुरेशन वाली कंडीशन है तब की बात कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। देखो स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम मैंने आप लोगों को बता दिया, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के अंदर आर्टिफिशियल रेनफॉल कराते हैं हम लगभग एक जगह को देखा जाए। अच्छा देखो, फव्वारे से आप लोग सिंचाई कर रहे हैं, जनरली फव्वारे से हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फव्वारे से हम लोग यहाँ पर सिंचाई कर रहे हैं, फव्वारे से हम लोग यहाँ पर सिंचाई कर रहे हैं। देखो फव्वारे से सिंचाई करते क्यों है, सबसे पहली बात तो करते क्यों है ना। सबसे पहली बात देखो, फव्वारे से सिंचाई करने यानी कि पानी फव्वारे को एडजस्ट कर सकते हैं, पाइप देखो आराम से बढ़िया आप लोगों ने यहाँ नेटवर्क स्टैब्लिश कर रखा है। नेटवर्क के अंदर आपको यहाँ पर पंप भी चाहिए, नोजल्स भी चाहिए आप लोगों को, है ना, पाइप भी चाहिए होगा, है ना। तो प्रॉपर सिस्टम आपने बना रखा है स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, जैसा कि मैंने आप लोगों को डायग्राम शो कर रखा है, ऑलरेडी शो कर रखा है ना स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम का। ये दिस इज द स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, है ना। ये बढ़िया आराम से आपने प्रॉपर सब सेट कर रखा है। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम को अडॉप्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी है, मैं पहली बात तो ये कि सर देखो पंप है तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं, पंप है तो सर सबसे पहली बात तो कंट्रोल कर सकते हैं ना, तो कंट्रोल इस पे है, कंट्रोल इस पे है। 1 सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं हम लोग, है ना। हाँ, पहली बात तो ये कि सर कंट्रोल इसके ऊपर बड़ी आराम से हो रहा है ना। तो पहली चीज तो सर कंट्रोल अच्छा खासा मिल जाएगा। कंट्रोल कैसे मिल जाएगा सर, देखो अगर मैं ज्यादा अमाउंट का पानी डालता हूँ, ठीक है, तो इवापोरेशन हो जाएगा, ज्यादा अमाउंट का पानी डालूंगा तो इवापोरेशन कर जाएगा। अगर लैंड के ऊपर रह गया ना ज्यादा पानी तो इवापोरेशन ज्यादा हो जाएगा, बिल्कुल। तो मैं यहाँ से सबसे पहली चीज इसमें कंट्रोल कर सकता हूँ कि हमारी जो इन्फिल्ट्रेशन रेट है सोइल की, जो हमारी इन्फिल्ट्रेशन रेट है उसी के अमाउंट की मैं यहाँ पर क्या करा हूँ, आर्टिफिशियल रेनफॉल करा रहा हूँ। पहली चीज तो हो सकती है ना आर्टिफिशियल रेनफॉल, यानी कि फव्वारे से मैं उतनी इंटेंसिटी से पानी छोड़ू जितना मेरी सोइल अंदर ले सकती है सेम रेट से, पहली चीज, ठीक है। तो जो लॉसेस लगने वाले थे, जो एडिशनल एक्स्ट्रा लॉसेस लगने वाले थे, जैसे कि रन ऑफ के लॉसेस है, सबसे हेवी जो लॉस लगेगा ना, दैट इज द रन ऑफ का लॉस, है ना। पानी फील्ड से बह के ही पानी बाहर निकल गया, है ना,
तो वो बच जाता है, पहली बात तो कंट्रोल मिल जाता है। सेकंड बात, सर अगर कभी ऐसी कंडीशन बन जाए, देखो सब कभी ऐसी कंडीशन बन जाए, देखो कि आपकी जो लैंड है वो कुछ इस तरह की है, स्लोपी है, अगर यहां से मैं मान लो फ्री फ्लडिंग कर रहा हूं तो पूरा पानी बह के तो नीचे आ गया था, अरे यहां तो बचा ही नहीं पानी, बिल्कुल। तो ऐसे केसेस में जब जहां पर आपके पास जब लैंड ग्रेडियंट आपके पास यहाँ पर स्टीप हो, है ना, लैंड ग्रेडियंट आपके पास स्टीप हो, और या फिर आप लोग मान लो ऐसी सोइल है यहाँ पर कि यहाँ पर आसानी से इरोजन हो रहा है, आसानी से इरोजन हो रहा है, तो क्या करेंगे सर, ज्यादा पानी डालोगे तो मिट्टी उखड़ के चली जाएगी, इसके अंदर बीज होगा ना, सीडिंग वगैरह कर रखी है, वो भी गया मामलो, ठीक है। तो सेकंड बात, पहली चीज तो कंट्रोल, सेकंड बात स्टीपी लैंड पे आप लोग यहाँ पर इजीली कर पाएंगे, स्टीपी लैंड के ऊपर, क्योंकि फव्वारे से बिल्कुल बूंद बूंद जाएगा, पहली बात तो पानी, है ना, तो पानी आपके पास यहाँ पर ज्यादा अमाउंट का पानी पेनिट्रेट कर पाएगा अंदर, जितना जा रहा है ना उतना ही दे पाएंगे, है ना। सेकंड बात, इरोजन से आप लोग बचा देंगे, इरोजन से आप लोग बचा देंगे, इरोजन बहुत बड़ी समस्या है ना, आप लोगों को पता ही होगा, बिल्कुल, जब कैनाल डिजाइन करते हैं तब भी कितनी बड़ी समस्या आती है सोइल पे, है ना। थर्ड वन, अगर मान लो यहाँ पर वाटर टेबल हाई हुआ, अगर मान लो यहाँ पर वाटर टेबल हाई हुआ, तो ज्यादा अमाउंट का पानी देंगे ना आप लोग, मतलब एक साथ बहुत ज्यादा पानी कर दिया, तो आप लोग क्या कर देंगे, ज्यादा अमाउंट का पानी दे दिया तो ये वाटर टेबल आपकी बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच जाएगी, बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच जाएगी, और वाटर टेबल जैसे हाई हुई वैसे हमारे प्लांट की जो रूट जोन है, इस रूट के अंदर भी पानी भर जाएगा, 100% सेचुरेटेड कंडीशन आ जाएगी, यहाँ पर पानी जैसे पहुंचा ना, ये कंडीशन जैसे पहुंची ना, इसको हम यहाँ पर वाटर लॉगिंग कंडीशन कहते हैं। वाटर लॉगिंग का मतलब हमारी जो सोइल की रूट जोन है उसमें पानी टच कर गया, ठीक है, यानी कि सोइल की जो रूट जो है उनको अब यहाँ पर पानी नहीं बचा है, अब उसको पानी नहीं बचा है उसके, सॉरी एयर नहीं बची है उसके अंदर, से पानी पानी रह गया उसके अंदर। तो ऐसे केस में क्या होते हैं, जितने भी हमारे पास यहाँ पर जैसे केंचुए वगैरह जो भी है हमारे पास, जो भी आप लोगों को यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं ना, तो वो सारी चीजें जो भी यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं वो सारे के सारे भी मर जाते हैं, मेन बात। अब ये सब मर जाते हैं ना, तो ये भी हमें क्या करते हैं, बहुत प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि जो यील्ड जो आपको मिलने वाली होती है, जो आउटपुट मिलने वाला होता है, जितनी प्रोडक्टिविटी आपको मिलने वाली होती है, वो आपकी घट जाती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो जहां पर वाटर टेबल हाई है, जहां पर वाटर टेबल हाई है, वाटर टेबल हाई है, वहां पर आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, स्टीविलेंट पे यूज कर सकते हैं, वाटर टेबल हाई पे यूज कर सकते हैं, है ना, ठीक है। थर्ड बात, आप लोग यहाँ पर, लेकिन इसकी ना एक दो लिमिटेशन है। पहली बात, पहली लिमिटेशन क्या है कि अगर मान लो आपकी रूट जोन बहुत नीचे है, ठीक है, तो आपको हैवी तरह से आपको पानी प्रोवाइड कराना पड़ता है ना। उस केस में क्या होता है, उस केस में आप लोग यहाँ पर जब आपके पास ऐसा कंडीशन बढ़ जाए कि बिल्कुल डीप रूट की कंडीशन है, तो वहां पर आप यूज नहीं कर सकते, ये लिमिटेशन है। दूसरी लिमिटेशन है, अगर विंड कंडीशन आ गई तो आपको जहां पर पानी पहुंचना चाहिए था, जितना अमाउंट का पहुंचना चाहिए था, वहां पर उतना अमाउंट का नहीं पहुंचना, है ना। ये दोनों आपकी बहुत भयंकर कंडीशन है जो आप लोग यहाँ पर ध्यान देनी पड़ती है। तो विंड कंडीशन से ओनली अफेक्टेड इरिगेशन सिस्टम, अगर कोई पूछ ले आपसे तो आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम रहेगा। आप पढ़ लेते हैं इसको, 2016 का क्वेश्चन है। स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम इज सूटेबल व्हेन लैंड ग्रेडियंट स्टीप एंड सोइल इज, बिल्कुल सही है। सोइल हैविंग लो परमेबिलिटी, बताओ लो परमेबिलिटी है तो आप लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, इसको नहीं करेंगे, इसको क्यों यूज करेंगे, हाई परमेबिलिटी में यूज करेंगे। पानी कम देंगे, लो परमेबिलिटी में तो पानी जाएगा नहीं अंदर, पानी तो वैसे ही एक तो लो परमेबल है, ऊपर से पानी देंगे तो पानी जाएगा नहीं। तो जहां पर हाईली परमेबल आपके पास यहाँ पर सोइल देखने को मिले ना, वहां पर देते हैं आप लोग, ताकि पूरा पानी एकदम से नीचे नहीं चला जाए, ठीक है। लो परमेबल में आप लोग यहाँ पर यूज नहीं करते, वाटर टेबल लो इसमें भी यूज नहीं करते, डीप रूट इसमें यूज नहीं करते। बड़े आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या होती है। अब इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन को समझने से पहले आप लोग यहाँ पर एरियाज को समझें। एरियाज, है ना, देखो तीन तरह के एरियाज होते हैं आपके। सबसे पहला होता है आपका डेट इज द ग्रोस कमांड एरिया, सबसे पहले टाइप का एरिया डेट इज द ग्रोस कमांड एरिया, जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं जीसीए, ठीक है, जीसीए, ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब देखो, अगर यदि आगे बात करूं आप लोगों से ना, तो इरिगेशन के प्रोजेक्ट चलते हैं, इरिगेशन के प्रोजेक्ट चलते हैं, जैसे कि मैंने कह दिया ये इरिगेशन का एक प्रोजेक्ट है, इरिगेशन प्रोजेक्ट। इरिगेशन प्रोजेक्ट टोटल तीन तरह से आप लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं। पहला, अगर आपका लेस देन 2000 हेक्टेयर का प्रोजेक्ट है कोई, कि सर जिसके अंदर जो एरिया है वो 2000 हेक्टेयर से कम है ना, तो ऐसे प्रोजेक्ट को आप लोग यहाँ पर स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट कहते हैं, स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट कहते हैं। अगर यदि आपका एरिया 2000 से लेके 10,000 हेक्टेयर तक है, तो ऐसे प्रोजेक्ट को आप यहाँ पर मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अगर आपका 10,000 हेक्टेयर से एरिया 10,000 हेक्टेयर से एरिया ज्यादा है, तो ऐसे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को आप लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, स्मॉल, मीडियम, और यहाँ पर आप लोग कहते हैं लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट आप लोग यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। डायरेक्ट ये तीन तरह की इरिगेशन प्रोजेक्ट होता है, ठीक है।
तो आपको एक कोई भी इरिगेशन प्रोजेक्ट आपको असाइन होगा, है ना। तो वो उस पूरे इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंदर जो एरिया जितना भी दे रखा है ना उन्होंने, तो लेट मी से यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर एक एरिया असाइन हुआ कि आपको एक इरिगेशन प्रोवाइड कराना है 5000 हेक्टेयर के एरिया। कितने एरिया पे? 5000 हेक्टेयर के एरिया पे आपको यहाँ पर एक इरिगेशन आप लोग यहाँ पर प्रोवाइड कराना है ना। तो ये 5000 हेक्टेयर जो आपको पास मिला, ये आपका ग्रोस कमांड एरिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ग्रोस कमांड एरिया। देखो आप लोगों को बोला कि चलो ठीक है, आपका गांव है, आपके गांव के बारे में कह दिया कि सर आपके गांव में 5000 हेक्टेयर की जमीन, आपसे कह दिया बताओ क्या नाम, करोड़ जाएगा, ठीक है, लेके जाओ पानी वहां तक, है ना। तो वो आपके सामने कहलाएगा एक इरिगेशन प्रोजेक्ट। एक इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंदर जितना भी एरिया, वो सारा एरिया आपका ग्रोस कमांड एरिया कहलाता है। इस एरिया के अंदर ऐसा एरिया भी आता है जिसके अंदर कल्टीवेशन पॉसिबल है। तो इसके अंदर दोनों तरह के एरिया आएंगे, कल्टीवेशन, एक तो वो वाला एरिया जिसके अंदर कल्टीवेशन हो रहा होगा, कल्टीवेशन पॉसिबल होगा, और एक उस तरह का निकल के आएगा जिसके अंदर कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं होगा, है ना। तो कल्टीवेशन पॉसिबल वाला भी होगा, नॉन पॉसिबल वाला भी। जैसे कल्टीवेशन पॉसिबल कहाँ पे? जैसे कि आपके पास फार्म्स है, फार्म्स के ऊपर कल्टीवेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। इस एक इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंदर एरिया कौन सा है? फार्म्स आ गए, ठीक है। फार्म्स के अंदर आप लोगों के पास यहाँ पर जैसे कि आपके पास यहाँ पर छोटे मोटे आप लोगों के पास फॉरेस्ट वाला इलाका आ गया, है ना, फॉरेस्ट वाला इलाका आ गया, ठीक है। बंजर जमीनें आ गई आपके पास, है ना, जहां पर कल्टीवेशन पॉसिबल है, ठीक है। एक तो ऐसा एरिया, दूसरा वो वाला एरिया जहां पर कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं है, जैसे कि कहीं पे बिल्डिंग बनी हुई है। एक प्रोजेक्ट आपको दे दिया जहां पर अब पूरा प्रोजेक्ट दिया ना आपको, एक गांव दिया पूरा पूरा, उसमें बिल्डिंग भी होगी, उसमें रोडवेज भी होंगे, है ना, रोडवेज भी होंगे, है ना, बिल्कुल दोनों तरह के एरिया। तो ऐसे एरिया को आप ग्रोस कमांड एरिया कहते हैं। ग्रोस कमांड एरिया मतलब कल्टीवेशन पॉसिबल वाले एरिया, कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं है वो वाले एरिया, दैट इज द ग्रोस कमांड एरिया। सेकंड नंबर पे जब एरिया को आप डिफाइन करते हैं, तो सेकंड नंबर पे आप यहां पर देखते हैं, दैट इज द कल्टीवेबल या कल्चरेबल कमांड एरिया। सेकंड नंबर पे एरिया आता है, दैट इज द कल्टीवेबल या कल्चरेबल कमांड एरिया, जिसको आप सीसीए के नाम से जानते हैं। सीसीए क्या है कि अब आप इस पूरे एरिया में से उन एरियाज को हटा देंगे जहां पर कल्टीवेशन पॉसिबल ही नहीं है, कल्टीवेशन पॉसिबल ही नहीं। तो इसमें तो पॉसिबल है वो वाला एरिया भी है, इसमें पॉसिबल नहीं है वो वाला एरिया भी, इसमें वही वाला एरिया लेना है जिसके अंदर कल्टीवेशन आपकी पॉसिबल भी है, ठीक है, कल्टीवेशन पॉसिबल है ना, ठीक है। तो दैट इज टर्म्ड इज अवर कल्टीवेबल या फिर कल्चरेबल कमांड, है ना, सिर्फ वो वाले एरिया, ठीक है। थर्ड नंबर यानी कि सिर्फ फार्म्स आ गए, फॉरेस्ट आ गए, फॉरेस्ट आ गए, ठीक है। तो आप लोगों के पास ऐसी लैंड आ गई जिसके अंदर आप बंजर जमीन है, ठीक है, फैरो लैंड से आप लोगों के पास, है ना, तो उनको भी आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं, उन सारे लैंड को आपने उठाया, इकट्ठा किया, डाल दिया, ठीक है। तो ये हो गया कल्टीवेशन। थर्ड नंबर पे आता है आपका कल्टीवेटेड कल्चरेबल कमांड एरिया। ये कौन सा एरिया है? इसको बोलते हैं हम यहाँ पर CCC, ठीक है, ये CCA है, ये CC है ना। ये क्या है? अब देखो इसके अंदर देखो काफी सारे फार्म्स है, काफी सारे फैलोलैंड्स है और काफी सारे फॉरेस्ट है ना, सब कुछ ले लिया हम लोगों ने, बिल्कुल, जिसके अंदर कल्टीवेशन पॉसिबल है। देखो मैंने वर्ड यूज किया पॉसिबल, कर रहे नहीं कर रहे की बात नहीं कही मैंने कहा कल्टीवेशन पॉसिबल है, खेती बाड़ी हो सकती है ना, लेकिन हो सकती है वो सारा एरिया आपका CCA के अंदर आता है। पूरा एरिया जिसमें बिल्डिंग वगैरह सब कुछ है वो सारा का सारा GCA के अंदर आता है, ठीक है। ऐसी लैंड जिसमें कल्टीवेशन सच में हो रही है, ऐसा कल्टीवेटेड कल्चरेबल कमांड एरिया के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ तो वो एरिया है जहां पर पॉसिबल है, कर रहे नहीं कर रहे वो वाली बात नहीं है, कर रहे हैं फिर नहीं कर रहे वो वाली बात आती है, तो फिर आप इसके अंदर आ जाएंगे। तो जहां पर सच में, तो यहाँ पर क्या है, जहां पर एक्चुअल कल्टीवेशन हो रखी है, एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में कल्टीवेशन हो रही है, जहां पर एक्चुअल में कल्टीवेशन हो रही है ना, तो उसको हम यहाँ पर बोलते हैं कल्टीवेटेड कल्चरेबल कमांड एरिया, है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर जगह को डिफाइन करेंगे, कैसे करेंगे कि सर यहाँ पर तो कल्टीवेबल कमांड एरिया इतना है, ठीक है। तो मैंने कह दिया कि सर टोटल हमने यहाँ पर मैंने बात की थी आप लोगों से 5000 हेक्टेयर का एरिया है, 5000 हेक्टेयर में से 2000 हेक्टेयर के ऊपर ही आप लोग क्या कर सकते हैं, कल्टीवेशन कर सकते हैं। 2000 हेक्टेयर के एरिया के ऊपर ही आप यहाँ पर कल्टीवेशन कर सकते हैं, तो ये CC हो गया। अब 2000 हेक्टेयर में से भी एरिया 1000 हेक्टेयर पे तो कोई कह नहीं रहा, 1000 हेक्टेयर के ऊपर तो इस साल खेती हो ही नहीं थी, तो कितने हेक्टेयर एरिया पे हुई, 1000 हेक्टेयर एरिया पे, है ना। तो ये जो CCCA है ना आपके पास, हाँ, ये कितने एरिया पे कल्टीवेशन कर रहे हैं हम, कितने पे हो सकती है उसके अकॉर्डिंग, ये आपको दिखाता है आपको इंटेंसिटी ऑफ दी। यानी कि अभी इस केस में देखो आप
तो आप लोगों को क्या दिख रहा है कि 1000 हेक्टेयर के एरिया पे खेती हो रही है, जबकि 2000 पे पॉसिबल है। तो आपके पास यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन 50% निकल के आया। कितना निकल गया? 50%। परसेंटेज में आप निकाल सकते हैं, ठीक है। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। तो देख लेते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन का मतलब है द परसेंटेज ऑफ मीन ऑफ कल्चरेबल कमांड एरिया एंड द ग्रोथ कमांड एरिया टू बी इरिगेटेड एनुअली। परसेंटेज ऑफ कल्चरेबल कमांड एरिया टू बी इरिगेटेड एनुअली। बिल्कुल देखिए, परसेंटेज ऑफ कल्चरेबल कमांड एरिया टू बी इरिगेटेड एनुअली, ठीक है। अब एनुअली का मतलब क्या है? एनुअली का मतलब है, देखो ये जो हमने यहाँ पर सीसीसीए निकाला है ना, सीसीसीए निकाला ना हमने, इसके अंदर भी एक लफड़ा है, देखो छोटा सा है। इसमें भी है ना 2 सीजन आते हैं आपके, एक आता है रबी का सीजन, एक आता है आपका खरीफ का सीजन, एक आता है आपका खरीफ का सीजन, है ना। तो आपको इरिगेशन एक ही एरिया पे 2 बार कराना पड़ता है। तो लेट मी से रबी सीजन में आपका 60% एरिया पे खेती होती है और खरीफ के सीजन में आपके पास 50% एरिया पे खेती होती है ना। तो एक साल के अंदर जो एनुअल आपके पास यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन निकलेगी, एनुअल, है ना, IY एनुअल की बात कर रहा हूँ, ये आपके सामने यहाँ पर 110% आपके पास इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन निकलेगी, 110%, है ना। तो 100% से ज्यादा हो सकती है। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन से ऐसे डिफाइन करता है ना। तो इरिगेशन ऑफ में ये भी याद रखना, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, है ना। तो सीजन वाइज भी आप लोग यहाँ पर निकालते हैं कि रबी के सीजन में 60% आपके पास एरिया आपके सामने इरिगेट कराना पड़ता है। अगेन आपको यहाँ पर खरीफ के अंदर 50% एरिया के ऊपर खेती होती है। तो यानी कि टोटल साल में आपको 110% एरिया के ऊपर आपको यहाँ पर क्या करनी है? इरिगेशन साल भर, ठीक है। एनुअल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इस तरह से निकालते हैं। नेक्स्ट, मेथड ऑफ अप्लाइंग वाटर डायरेक्टली टू द रूट जोन ऑफ द प्लांट। देखो आप लोगों को पता है ये बात, कोई दिक्कत नहीं है। मेथड ऑफ अप्लाइंग वाटर डायरेक्टली टू द रूट जोन में सीधा पानी दे देते हैं। इसका मतलब ड्रिप इरिगेशन आप यहाँ पर करते हैं, है ना। ड्रिप इरिगेशन आप करते हैं ना, यानी कि यहाँ पर आपके पास यहाँ पर प्लांट है, यहाँ पर प्लांट है, आपने सिस्टम ही ऐसा बनाया है ना, आप लोगों ने सिस्टम ही ऐसा बनाया, प्लांट है ना, प्लांट है, तो कि आप पानी डायरेक्टली इसकी रूट जोन में दे पा रहे हैं ना। तो दिस सिस्टम विल बी टर्म्ड एज ड्रिप इरिगेशन। चेक रेटिंग मैंने बता दी, फ्लोट्स बनाते हैं आप लोग, है ना, फ्लोट्स बना के आप काम करते हैं। हाई परमेबल, लो परमेबल दोनों एरिया के बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के अंदर आपको पता है नोजल्स वगैरह का पूरा पंप का पाइप का सेट प्रिपेयर होता है, वो ड्रिप में भी होता है, लेकिन ड्रिप में अलग तरह का होता है, स्प्रिंकलर में अलग तरह का होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपके सामने आता है फरो मेथड, ये आप लोग यहाँ पर पता चले गए, बढ़ते हैं। फरो मेथड मैंने आप लोगों को बता दिया ना, वेजिटेबल्स के लिए जनरली यूज करते हैं। नेक्स्ट, which of the following process includes spreading of an external material on the surface to increase infiltration and reduce evaporation? अब देखो ये सारे के सारे वर्ड्स मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ व्हाट इज द पैलियो इरिगेशन, है ना। देखो एक एक करते हुए चीजों को क्लियर करेंगे। पैलियो इरिगेशन, है ना, देखो पैलियो इरिगेशन क्या कहलाता है। देखो जनरली, इन जनरल बात कर रहा हूँ, जनरली आपके सामने क्या होता है, खरीफ का सीजन जो है वो गर्मियों का सीजन रहता है ना। खरीफ के सीजन के बारे में तो पता ही होगा आप लोगों को, बिल्कुल खरीफ का सीजन आपका गर्मियों का सीजन है ना। खरीफ की फसल आपकी खत्म होती है, निपटती है आपके सितंबर के आसपास, सितंबर के आसपास, ठीक है। अक्टूबर के आसपास आपकी नई फसल आपके सामने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराने वाले होते हो, खेत के अंदर नई फसल डालते हो, और अक्टूबर से आपका जो सीजन है ये चालू होता है रबी का। यहाँ पर खरीफ पे खत्म हुआ है इसका, और रबी से इसका चालू हुआ है, रबी का सीजन मतलब अक्टूबर से चालू हुआ है ना। देखो सितंबर में ना बढ़िया गर्मी होती है, सितंबर से पहले भी फसल अच्छी खासी गर्मी झेल चुकी है, लेकिन सितंबर में अच्छी खासी गर्मी रहती है ना। तो इसकी वजह से पूरी की पूरी जो लैंड है आपके पास, ये लैंड आपकी पूरी की पूरी ड्राई हो जाती है। क्या हो जाती है? ड्राई हो जाती है, लैंड ड्राई है ना, ठीक है, ड्राई हो जाती है। अब नई फसल आपको करनी है। देखो खरीफ से पहले तो क्या होती है, खरीफ से पहले तो बारिश हो जाती है आपकी, खरीफ के आसपास, तो खरीफ की फसल आप बोओगे उससे पहले तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाती है, रेनफॉल देखने को मिलती है जून जुलाई के आसपास, है ना। जून में आपके पास वो आ जाता है पूरा पूरा मामला आपके हाथ में, है ना, मानसून आ जाता है आपके साथ, बिल्कुल। तो जून में आसपास आपका मानसून आता है, यानी कि रेनफॉल आती है खरीफ से पहले, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन रबी से पहले बारिश नहीं होती, आपको ध्यान रखना, रबी से पहले बारिश नहीं होती। तो रबी की फसल से पहले, जनरली बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से, कि रबी से फसल से पहले सितंबर में आपके पास यहाँ पर हार्वेस्टिंग होगी, आराम से फसल काट ली आप लोगों ने। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, आपकी जमीन है, आपके पास जो लैंड है, ये लैंड एरिया आपका पूरा ड्राई पड़ा रहता है ना। तो इस लैंड को हम यहाँ पर सीडिंग करने से पहले, यानी कि सीडिंग नहीं करी है अभी तक, है ना, अभी हमने यहाँ पर सीडिंग नहीं करी है ना, अभी हम यहाँ पर नया प्लांट नहीं डाल रहे हैं, है ना, बीज नहीं बो रहे हैं। सीडिंग करने से पहले इसको हम यहाँ पर फील्ड कैपेसिटी तक पहुंचाते हैं। क्या करते हैं? इसको फील्ड कैपेसिटी तक पहुंचाते हैं। तो इसके लिए ना हम यहाँ पर एक इरिगेशन देते हैं पहले, ठीक है, सितंबर में रबी की फसल बोने से पहले हम यहाँ पर इरिगेशन कर देते हैं, ताकि आपके पास जो है, आपकी जो फील्ड है, इस फील्ड की कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी का मतलब आप फील्ड कैपेसिटी तक, यानी कि मॉइस्चर इसका अच्छा खासा होल्ड करके रख ले, जितनी इसकी कैपेसिटी उतना कर दे, उसके लिए आप इरिगेशन प्रोवाइड कराते हैं। जनरली रबी से पहले प्रोवाइड कराते हैं,
है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर इस इरिगेशन को हम यहाँ पर पेलियो इरिगेशन कहते हैं। इसका खास मकसद होता है फील्ड कैपेसिटी तक पहुंचाना, ताकि अगली फसल को हम यहाँ पर फीड कर सकते हैं ना। ये इरिगेशन सिस्टम आपका फसल है तब नहीं देते हैं, है ना, इसलिए इसको स्पेशली बताया है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप लोग यहाँ पर, नेक्स्ट आता है आपके पास मल्चिंग, प्लेइंग और टिलेज। देखो मल्चिंग क्या होती है, देखो जमीन के अंदर जब आप यहाँ पर कहते हैं ना जमीन के लिए सोइल के कंजर्वेशन के लिए, सोइल के कंजर्वेशन के लिए, इनफिल्ट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए, इवापोरेशन को रिड्यूस करने के लिए, आप लोग काफी सारे कह सकते हैं आप लोग यहाँ पर, आप कहते हैं न्यूट्रिएंट सप्लाईज को बढ़ाने के लिए, तो आप कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल स्प्रेड करते हैं। देखो खाद भी आप लोग यहाँ पर स्प्रेड करते हैं, वो भी आपका इसी के अंदर आएगा। ऑर्गेनिक मटेरियल भी आप चाहो स्प्रेड कर दो, आप चाहे इनऑर्गेनिक मामला स्प्रेड कर दो। देखो काफी सारे रीजन है यहाँ पर, इसने दो ही दे रखे हैं, इसने इन्फिल्ट्रेशन और रिड्यूस इवापोरेशन दे रखे हैं। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, ये भी लिख सकते हैं आराम से, है ना। फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए करो, चाहे इंक्रीज करो आप इन्फिल्ट्रेशन के लिए, रिड्यूस कर दो आप इवापोरेशन के लिए, किसी भी पर्टिकुलर पर्पज से सोइल के अंदर कोई भी आप लोगों ने मटेरियल डाला, जैसे खाद ही डाला मैंने, है ना, तो ये पूरे के पूरे सारे प्रोसेस आपके मल्चिंग कहलाती है, सारी प्रोसेस आपकी मल्चिंग कहलाती है ना। अब लेकिन ऑर्गेनिक भी डलता है, इनऑर्गेनिक भी डलता है ना। जैसे कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जनरली मैं एक डायग्राम आप लोगों के सामने लेके भी आया हूँ, और इसके बाद प्लोइंग और टिलेज को भी मैं वहीं से समझा दूंगा आप लोगों को, है ना। प्लोइंग और टिलेज को भी मैं वहीं से समझा दूंगा, है ना। ठीक है, चलो ये देखो आप लोग, है ना। तो दिस इज द मल्चिंग। इसके अंदर हमने यहाँ पर क्या है, वुड मटेरियल को डाला है ना, वुड को एज अ मटेरियल डाला है। दिस इज द मल्चिंग, यानी कि आप लोग यहाँ पर सोइल की यूटिलाइजेशन के लिए, सोइल को अच्छा बनाने के लिए, देखो सीधी सी बात है, कुछ भी करना पड़े हमें यहाँ पर, खेती बाड़ी अच्छी होनी चाहिए, तो डेट इज टर्म्ड एज अवर मल्चिंग, है ना। अब दो वर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, एक दिखता है टिलेज, एक आपको देखने को मिलता है आप लोग यहाँ पर प्लेइंग, है ना। तो देखो टिलेज के अंदर देखो यार, अब इसको कैसे देखो, इस डायग्राम देख लो, डायग्राम समझ में आ जाएगा। दिस इज द टिलेज, है ना, दिस इज द टिलेज। मैं आप लोगों को समझा देता हूँ टिलेज। अरे देखा नहीं है आप लोगों ने, है चक्री सी देखी होगी, ट्रैक्टर के पीछे लगी हुई, है ना, बिल्कुल। इससे क्या करते हैं, इसको जब हम यहाँ पर इस पर चलाते हैं ना, खाली लैंड सरफेस पे, तो इसको बोलते हैं टिलेज। ये क्या करते हैं, आपका ऊपर का जो अपर पार्ट है आपकी सोइल का, जो कि बहुत ज्यादा हार्ड पड़ जाता है, उसको क्या कर देता है, उसको क्रश कर देता है, एक तरह से आप लोग यहाँ पर देखें ऊपर नीचे कर देता है, ठीक है, और स्क्रेच कर देता है आपके उसके ऊपर ना, काइंड ऑफ ये मान लो कि पूरे वाले ऊपर वाले पार्ट को पूरा स्क्रेच करके बाहर निकाल दिया आप लोग, है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर टिलेज बोलते हैं इस काम को। अगर इसी काम को ज्यादा इंटेंसिटी से किया जाए, ज्यादा इंटेंस होके करो आप लोग, है ना, ज्यादा उससे करो, अरे बस सब तो कर देंगे, है ना, तो डेट विल बी टर्म्ड एज प्लोइंग, डेट इज टर्म्ड एज प्लोइंग। आपने देखा ना हल जोतते हैं जो बेलों के पीछे, वो प्लोइंग कहलाता है, वो है ना, उसको प्लोइंग कहते हैं। रीजन क्या है, रीजन दोनों के सेम है, काम दोनों का सेम ही है। क्या करता है ये, सोइल को उथल पुथल करता है, ताकि न्यूट्रिएंट्स का क्या हो सके, इवनली सप्लाई हो सके। रीजन दोनों के सेम है, काम दोनों के सेम ही है ना, बस एक ज्यादा इंटेंस से किया है आप लोगों ने, एक के अंदर आपने कम इंटेंस हो गया किया है। रीजन दोनों का सेम ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो पहला रीजन तो मैंने बता दिया आप लोगों को, सोइल उथल पुथल। दूसरी बात क्या है कि सोइल के अंदर ना सीधे सीधे कैपिलरीज बन जाती है डायरेक्टली, जो आपके पानी को क्या करेंगे, सीधा ग्राउंड वाटर टेबल तक जोड़ देंगे। देखो पहले पानी आपको पता होगा नहीं तो पता ही होगा कि पानी एक बार जाता है तो अपना रास्ता बना लेता है बड़े आराम से, है ना। तो पानी आपका नीचे ग्राउंड वाटर टेबल को ज्वाइन करने के लिए रास्ता बना के बैठा है, ठीक है। तो इस कैपिलरीज को ही तोड़ने के लिए आप यहाँ पर क्या करो, इसी को उथल पुथल कर देते हो, तो नया सोइल का स्ट्रक्चर बनेगा, नया सोइल का स्ट्रक्चर बनेगा, उसके अंदर ये जो कैपिलरी है वो सीधा पानी नीचे ले जाती डायरेक्टली, उसको भी आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बचवा देंगे, ठीक है। तो ये दोनों का काम है ना, इंटेंस तरीके से करते हैं तो इसको कहलाते हैं, और फिर आप यहाँ पर करते हैं तो फिर इसको प्लेइंग कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात, बिल्कुल। तो ये लो दोनों भी हमने यहाँ पर क्या कर दिया, दोनों को भी हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया। अब बढ़ते हैं आगे, और क्वेश्चन है ना, काफी सारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन तो हमें काफी सारे करने हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोइंग हो गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड। देखो सीधी सी बात है, स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड के अंदर मैंने बता दिया कि देखो इट रिक्वायर्स बॉर्डर एंड फिल्शन, तो ये तो बॉर्डर फ्लडिंग का एग्जांपल हो गया, तो गलत हो गया। राइस और जूट, अरे राइस को तो देखा होगा ना आप लोगों ने, अरे जब राइस की खेती करते हैं ना हम लोग, तो पानी में डुबो के रखते हैं पूरे खेत के खेत को। अब पानी में डुबो के रखने के लिए काम आपका नहीं कर सकता ये, है ना। तो राइस और जूट के लिए आप नहीं करते ये, राइस और जूट के लिए तो पूरा आपको फ्लडिंग करनी पड़ेगी, उसके अंदर क्या करनी पड़ेगी, पूरी फ्लडिंग करनी पड़ेगी। स्प्रिंकलर सिस्टम काम नहीं आएगा राइस के लिए, जूट के लिए, क्योंकि वाटर की रिक्वायरमेंट ही इतनी हाई है ना। नेक्स्ट, सोइल हैविंग वेरी लो इन्फिल्ट्रेशन रेट, तो यहाँ पर तो क्यों यूज करेंगे, अगर इन्फिल्ट्रेशन की रेट ही कम है तो मैं वैसे ही बूंद बूंद पानी दूंगा तो पानी अंदर ही नहीं जाएगा, अंदर जाने से पहले इवापोरेट कर जाएगा, तो फिर तो मेरा तो कोई मामला ही नहीं बना, फिर तो कोई मकसद ही नहीं निकला ना मेरा, तो ये भी नहीं करेंगे। तो इट इज वेरी सुटेबल फॉर द वेरी लाइट सोइल, ये तो देखो मैंने बताया भी वेरी लाइट सोइल है। साथ में आप लोग यहाँ पर इरोडेबल सोइल भी लिख सकते हैं, है ना,
इरोडेबल सोइल दे दे तब भी आप लोगों को ये करना है ना, इरोडेबल सोइल दे दे तब भी आप लोगों को ये करना है। वेरी लाइट सोइल के लिए भी आप लोग यहाँ पर ये करते हैं ना, जो वेरी लाइट सोइल है उसके लिए आप लोग यहाँ पर स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम ही आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं, बेस्ट मान के चलते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। वेन विद एन इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ इरिगेशन वाटर यील्ड ऑफ द क्रॉप, देखो अगर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर एक डायग्राम बनाऊं, अगर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर एक डायग्राम में आप लोगों के सामने यहाँ पर बनाऊं, है ना, एक डायग्राम में यहाँ पर बना रहा हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर सॉरी यील्ड, यील्ड ऑफ क्रॉप, और इस साइड लिख देता हूँ मैं यहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट। समझो बात, देखो हमें क्या लगता है, हमें लगता है ना कि सर बहुत ज्यादा पानी दे दो तो बिल्कुल क्रॉप के तो मजे आ जाएंगे, बिल्कुल बढ़िया क्रॉप निकलेगा, ऐसा नहीं है ना। देखो क्या होता है कि देखो जब आप शुरुआत में पानी देना चालू करते हैं, इरिगेशन पानी देते हैं, इरिगेशन का वाटर प्रोवाइड कराते हैं सोइल को, तो ऑब्वियस बात है जब सोइल के अंदर आप प्रोवाइड कराएंगे तो क्रॉप के लिए प्रोवाइड कराएंगे, तो क्रॉप का यील्ड क्या होता है, क्रॉप का यील्ड थोड़ा बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है और एक बार ऑप्टिमम अमाउंट पे पहुंचता है, उसके बाद से वापस घटना चालू करती है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, देखो पहली बात, सर देखो ये ना इस तरह से ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, इस तरह से आपको ग्राफ देखने को मिलेगा, और ये जो आपका अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट यहाँ पर निकलेगा दैट इज द मॉइस्चर, दैट इज द ऑप्टिमम कंटेंट, है ना, जिसको हम यहाँ पर ऑप्टिमम, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट बोलते हैं, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट बोलते हैं। देखो क्या क्या कहना क्या चाहता हूँ मैं आपको, देखो यानी कि देखो सीधी सी बात है, आपको ज्यादा पानी भी नहीं देना है खेती बाड़ी के अंदर, है ना, पता चले पहली पहली बार गए करने और दिक्कत ला दी, है ना, ज्यादा पानी देंगे तो सर बढ़िया क्रॉप निकलेगा, ऐसा नहीं है। जो क्रॉप है, क्रॉप की जो यील्ड है, क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है, उसको ऐसा पाया गया है कि देखो एक अमाउंट तक तो बढ़ती है, एक अमाउंट बाद वापस घटने लगती है। ठीक है, रीजन क्या है, क्योंकि अगर यदि आप यहाँ पर उसकी जो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई देखो चाहिए होती है साथ के साथ ही, मैंने अभी आप लोगों को बोला कि अगर रूट जोन के अंदर आप पानी पानी कर दोगे ना पूरा का पूरा, यानी कि पूरा ढंग से पानी पानी कर दे, ज्यादा अमाउंट का पानी आप लोगों ने यहाँ पर क्रॉप के अंदर दे दिया है, तो फिर क्या होता है कि जो सोइल के अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स बनाने वाली जो क्या बोलते हैं छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया बनाने लगते हैं, है ना, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो हमारी यील्ड की प्रोडक्टिविटी वो भी डैमेज हो जाती है। ठीक है, तो एयर भी उसको उतनी ही रिक्वायर्ड रहती है जितना पानी रिक्वायर्ड है ना। ठीक है, तो ये भी आप लोग यहाँ पर मान के चले, तो ऑप्टिमम क्रॉप की जो ग्रोथ है वो आपकी स्लोली स्लोली नीचे कर जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात, बिल्कुल। तो इंक्रीज करती है सर्टेन लिमिट पर, उसके बाद कांस्टेंट होती है, उसके बाद डिक्रीज करना है। ठीक है, ज्यादा पानी भी खतरे से खाली। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ टाइल ड्रेनेज। देखो टाइल ड्रेनेज का मतलब क्या है, टाइल ड्रेनेज का मतलब है सर देखो किसी भी तरह से, किसी भी तरह से देखो कहीं भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये मेरा खेत है ना, इस खेत से मैं क्या करूं, पानी को बाहर निकालने के लिए, है ना, खेत में से पानी को बाहर निकालने के लिए मैं यहाँ पर जो भी ड्रेन आउट करने के लिए जो भी ओपन डिचेस बनाता हूँ, तो डेट विल बी टर्म्ड एज टाइल ड्रेनेज, डेट विल बी टर्म्ड एज टाइल ड्रेनेज, है ना। टाइल ड्रेनेज के अंदर आप ओपन डिचेस बना सकते हो, आप लोग चाहे तो पाइप वाइप लगा के बना सकते हो, है ना, यानी कि जो एक्सेसिव अमाउंट का पानी है ना, वो सारा एक्सेसिव अमाउंट का पानी आपको खेत से बाहर निकालना। ठीक है, तो इसको हम टाइल ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम बना रहे हो आप एज कंपेयर टू एक पर्टिकुलर खेत के अंदर, दैट इज द ड्रेनेज सिस्टम, आपका टाइल ड्रेनेज कहलाता है, खेत के अंदर बनाया गया। देखो क्या करता है ये आपके पास क्या करता है, ये सारे के सारे पानी को बाहर निकाल देगा। रीजन क्या है, क्योंकि अगर ज्यादा अमाउंट का पानी वहां पे रह गया ना हमारे सोइल के अंदर, तो वो वाटर टेबल को ज्वाइन कर लेगा, वाटर टेबल को ज्वाइन करके वहां की वाटर टेबल बढ़ा देगा, सोइल के रूट जोन में पानी पहुंच जाएगा, सोइल के रूट जोन में पानी पहुंच जाएगा, रूट जोन में पानी पहुंचने अगेन सेम मामला बैठ जाएगा आपका, है ना। तो बता देता हूँ आप लोगों को, तो क्या कर देता है ये ग्रेविटी वाटर को, फ्री ग्रेविटी वाटर को आपके सामने यहाँ पर इट रिमूव द फ्री ग्रेविटी वाटर, जो कि आपके प्लांट को यूटिलाइजेशन में नहीं है ना। तो ये देखो पानी जो है ऊपर से भी निकालते हैं नीचे से भी निकालते हैं ना, तो सोइल के ऊपर भी डिचेस बना देते हैं और सोइल के नीचे से भी बना लेते हैं ना, नीचे से भी पंप से हम यहाँ पर निकाल लेते हैं ना, मैंने आप लोगों को बोला हुआ है, ये भी बताया हुआ है सिस्टम, है ना। तो ये सिस्टम है टाइल ड्रेनेज, नथिंग बट दिस कॉमन सिस्टम। आप ओपन ड्रेनेज बना दो, आप कैसे ही निकालो, बस एक्सेसिव अमाउंट का पानी आप बाहर निकालो, दैट इज डाउन इज ड्रेनेज सिस्टम, है ना, टाइल ड्रेनेज ये कहलाता है आप, है ना। इसमें से आप ऊपर से भी निकाल लेते हो, जैसे मैंने साइड से बना दिया, ये नीचे से देखोगे तो यहाँ पर आपके रूट जोन है, रूट से नीचे जो पानी गया इसको आप लोगों ने यहाँ पर क्या किया, पाइप के थ्रू बाहर निकाल दिया। पाइप को थोड़ा पोरस रखना पड़ेगा, है ना, पोरस रखना पड़ेगा ताकि इसके अंदर से पानी जाकर बाहर, दिस इज ए टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी कंट्रोल वाटर लॉगिंग इन एग्रीकल्चरल लैंड। देखो सीधी सी बात है, एग्रीकल्चरल लैंड के अंदर आप लोग यहाँ पर वाटर लॉगिंग को कैसे रोकेंगे। वाटर लॉगिंग क्यों होती है, क्योंकि एक्सेसिव अमाउंट का वाटर कंटेंट आपके पास यहाँ पर आ जाता है ना। तो लेट मी से ये हमारी कैनाल है, इस कैनाल से आप लोगों ने यहाँ पर इरिगेशन प्रोवाइड कराने वाले हो इस खेत का, है ना, खेत का, है ना।
तो इस केनाल में क्या है, कंटिन्यूस अमाउंट का पानी आपका पास यहाँ पर मौजूद रहता है, कंटिन्यूस अमाउंट से पानी है इसके अंदर, बहुत ज्यादा पानी है इसके अंदर। तो क्या होगा, इसमें से पानी आपका नीचे पर्कुलेट करना चालू कर देगा। ठीक है, सीधी सी बात है, इसमें से पानी पर्कुलेट करेगा, पर्कुलेट करेगा तो नीचे क्या करेगा, ग्राउंड वाटर टेबल को क्या कर देगा, ग्राउंड वाटर टेबल को राइज कर देगा, पहले यहाँ थी अब यहाँ हो जाएगी ना। ठीक है, तो वाटर लॉगिंग की कंडीशन क्यों बनती है, वाटर लॉगिंग कंडीशन बनती है क्योंकि रूट जोन के अंदर पानी आ जाता है। क्या हो जाता है, रूट जोन जो है, ये जो हमारी, अगर लेट मी से ये प्लांट है, ये रूट जोन है, जैसे ये रूट जोन के अंदर पानी आया ना, जैसे इस रूट जोन के अंदर ये पानी आ गया ना, वैसे ही आप लोग यहाँ पर कह देंगे, यानी कि रूट जोन के अंदर आपका 100% सेचुरेशन हो गया ना, 100% सेचुरेशन हो गया ना आपका, वैसे ही आप लोग यहाँ पर कह देंगे कि आपका क्या कंडीशन बन गई, वाटर लॉगिंग कंडीशन, वाटर लॉगिंग कंडीशन बन गई, एयर नहीं बची हमारे पास। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सर आप लोग क्या करें कि आप लोग ये जो कैनाल है ना, इस कैनाल को आप लाइनिंग करा दें। कैनाल की लाइनिंग से मतलब है, ये कैनाल है मेरी ऐसी, इस कैनाल के ऊपर आप एक इम्परवियस सरफेस बना देते हैं। क्या कर देते हैं, इम्परवियस सरफेस आप लोग यहाँ पर बना देते हैं, जिसके लिए आप यहाँ पर कंक्रीट यूज कर लेते हैं, स्टोन यूज कर लेते हैं ना, स्टोन वगैरह से आप लोग यहाँ पर लाइनिंग करा देते हैं, लाइनिंग प्रोवाइड करा देते हैं ना। ठीक है, इस लाइनिंग से क्या होगा, नीचे साइड से पर्कुलेशन नहीं होगा, पर्कुलेशन नहीं होगा ना, तो हेवी अमाउंट का जो डिस्चार्ज नीचे ग्राउंड के अंदर जा रहा है ना, वो आपका बच जाएगा, वो बच जाएगा। तो क्या होगा, वाटर वाटर जो लेवल है, जो आपके पास जो नॉर्मल, अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, जो भी ग्राउंड वाटर टेबल है उसका लेवल हाई नहीं होगा, हाई नहीं होगा तो आपके पास वाटर लॉगिंग कंडीशन नहीं क्रिएट हो गया ना, तो याद रखना। तो सबसे बेसिक, सबसे मेन मेजर एग्जांपल यही है आपका बाय लाइनिंग ऑफ कैनाल। ठीक है, सबसे मेजर यही है आपके पास ना। नियर बाय नेचुरल ट्रेंड्स, ये भी बिल्कुल रीजन है, लेकिन ये थोड़ा इनइफेक्टिव रीजन है, थोड़ा सा लेस। अगर बात करें तो लाइनिंग ऑफ कैनाल आपको सबसे ज्यादा हैवी फायदा देगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो बाकी होने में तो रीजन बाकी सारे भी बहुत बुरे नहीं है, बट सबसे हेवी रीजन जो है आपका लाइनिंग ऑफ कैनाल ही निकलेगा। ठीक है, विच टेक्निक ऑफ वाटर डिश, अच्छा यहाँ पर देखो एक और वर्ड बाय अवॉइडिंग क्रॉप रोटेशन। व्हाट इज द क्रॉप रोटेशन, देखो क्या होता है क्रॉप रोटेशन, क्या होती है, देखो ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ व्हाट इज द क्रॉप रोटेशन। ठीक है, देखो क्रॉप रोटेशन क्या होती है, आपके पास क्या होता है कि देखो आपके पास सोइल के अंदर एक फिक्स अमाउंट का न्यूट्रिएंट है, तो हर एक सोइल ना, जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ क्रॉप एक्स में यहाँ पर लगाया, सबसे पहले मैंने क्रॉप एक्स लगाई, क्रॉप एक्स मेरे पास एक पर्टिकुलर अमाउंट का एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो है ज्यादा अमाउंट में खींचती है। लेट मी से ये फास्फोरस अच्छी खासे अमाउंट में खींचती है, ये फास्फोरस अच्छी खासे अमाउंट में खींचती है ना। ठीक है, तो क्रॉप एक्स के जैसी बारी खत्म हो ना, वैसे ही आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉप वाई लगाएंगे, सीधी बात। तो आपको ना क्रॉप वाई इस तरह का लगाना है, अगर मान लो क्रॉप वाई भी फास्फोरस लेने वाला हुआ, तो फास्फोरस तो सोइल से उड़ गया। ठीक है, क्योंकि क्रॉप एक्स ले लिया अच्छी खासी इस तरह से। अब इसको रीगेन करने में, फास्फोरस को रीगेन करने में थोड़ा टाइम तो चाहिए, सोइल को रीगेन करने में थोड़ा सा टाइम चाहिए, सोइल को अपने न्यूट्रिएंट्स रीगेन करने में थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है ना। तो हम यहाँ पर क्रॉप एक्स के बाद क्रॉप वाई इस तरह की लगाएं जिसके अंदर फास्फोरस कम अमाउंट का लेती हो और कोई नाइट्रोजन वगैरह या कोई दूसरा आपका न्यूट्रिएंट है वो अच्छे खासे अमाउंट का लेती है ना। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर करते हैं, दिस इज टर्म्ड क्रॉप रोटेशन, कि एक पर्टिकुलर क्रॉप के बाद आप अगला क्रॉप इस तरह से लगाएं कि आपकी प्रोडक्टिविटी में अफेक्शन आपको नहीं देखने को मिले, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स आपके सोइल से ऑलरेडी क्रॉप एक्स खींच चुकी है, तो सेम न्यूट्रिएंट ना क्रॉप वाई ना खींचे, इसलिए आप यहाँ पर क्रॉप का रोटेशन आप लोग यहाँ पर बेसिकली कराते हैं। क्रॉप रोटेशन कराने से यील्ड बढ़ जाती है। ट्रिकल इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन को कहते हैं, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। एक क्यूमेक डे, ये डिस्चार्ज की बात कर रहा है, देखो 1 मीटर क्यूब पर सेकंड इनटू डी, इसकी बात कर रहा है, एक इसके बराबर निकलेगा, बताओ। ये डिस्चार्ज की बात कर रहा है आपका, डिस्चार्ज एक दिन में डिस्चार्ज की बात कर रहा है, डिस्चार्ज इन अ डे, ये डिस्चार्ज इन अ डे की बात कर रहा है। ये डिस्चार्ज है 1 मीटर क्यूब पर सेकंड डिस्चार्ज है, और एक दिन तक डिस्चार्ज किया आपने, है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, देखो तो 1 मीटर क्यूब पर सेकंड है, यहाँ पर दिन को आप लोग यहाँ पर क्या करें, दिन को आप यहाँ पर सेकंड में चेंज करें तो कितना निकलेगा, एक दिन में 24 घंटे इंटू 60 मिनट 60 सेकंड। ठीक है, ये आपके सामने सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल, ये बनेगा आपका 86,400 मीटर। ठीक है, अब आपको एक बात बताना चाहिए कि जो 1 हेक्टेयर होता है उसकी वैल्यू होती है 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर, तो इसको मैं यहां पर लिख सकता हूं 8.64 हेक्टेयर इंटू मीटर। ठीक है, तो 8.64 हेक्टेयर इंटू मीटर सामने करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, water for irrigation supplied एज पर क्रॉप रिक्वायरमेंट थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड इज कॉल्ड, थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड है ना, तो वाटर
फॉर इरिगेशन सप्लाइड एज पर द क्रॉप रिक्वायरमेंट थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड इज कॉल्ड। बताओ जरा क्या कहेंगे, थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड पे आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हो, है ना। अब देखो जो मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं क्रॉप इमेजिन कर पाऊंगा वो कौन से कर पाऊंगा, शुगर केन। देखो क्रॉप के बारे में मेंशन नहीं है तो सबसे हैवी क्रॉप उठा लो आप, शुगर केन उठा ली। शुगर केन पता है क्या है, शुगर केन आपकी पेरेनियल क्रॉप है। शुगर केन आपके पास यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, पेरेनियल क्रॉप। पेरेनियल क्रॉप क्यों बोलता हूँ इसको मैं, देखो एक तो खरीफ की फसल होती है, एक रबी की फसल होती है, एक पेरेनियल फसल होती है। पेरेनियल क्रॉप का मतलब आता है आपके पास यानी कि ये साल भर रहेगी, साल भर तो नहीं रहती है, 345 दिन इसका बेस पीरियड रहता है, जो कि आपको क्या देखने को मिलेगा, जो कि आपको जनरली यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जो वाटर आप यहाँ पर सप्लाई करते हैं क्रॉप रिक्वायरमेंट के बेसिस पे थ्रू आउट दी क्रॉप पीरियड, तो आप इसके लिए अगर यदि आप यहाँ पर कैनाल डिजाइन कर रहे हो तो आपको पेरिनियल इरिगेशन सिस्टम की डिजाइन करनी पड़ेगी। तो दैट इज द पेरिनियल इरिगेशन सिस्टम आपके पास हमने यहाँ पर करेक्ट कहा। नेक्स्ट, which type of irrigation is practiced when water supply is too low at a level and run by gravitation only। देखो कौन सा बैठेगा, बताओ जरा कौन सा बैठेगा। देखो मेरे ख्याल से बहुत इजी है, ये आप लोगों ने सब लोगों ने यहाँ पर किया है ना। देखो क्या, देखो ये कह रहा है कि सर देखो आपके सामने यहाँ पर ग्रेविटी से ही आप लोगों को वाटर का सप्लाई करना है, लेकिन वाटर सप्लाई का लेवल बहुत कम है। तो ऐसा देखा नहीं आपने जनरली, ये आपके पास सामने ये खेत है, ये सामने आपके सामने खेत है, ठीक है, खेत है बिल्कुल। इस खेत में वाटर की सप्लाई यहाँ पर है, वाटर की सप्लाई आपके पास यहाँ पर एक टैंक यहाँ पर रखा हुआ है, इस टैंक के अंदर पानी, इस टैंक के अंदर पानी आपको यहाँ पर सप्लाई करना है। कैसे करोगे, तो अरे यहाँ पर अरे देखा नहीं क्या, ट्यूबवेल से लगा देते हो आप लोग, बिल्कुल ट्यूबवेल से यहाँ सप्लाई कर देंगे। और ट्यूबवेल से आपने क्या किया, पानी को आपने यहाँ पर ऊपर उठाया, ट्यूबवेल से पानी को ऊपर उठाया। तो इस सिस्टम को आप लोग यहाँ पर लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम को आप लोग यहाँ पर लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम है ना। लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम का मतलब है कि आप लोगों ने यहाँ पर वाटर सप्लाई आपकी टू लो लेवल पे थी और आपने ग्रेविटी के थ्रू ही पानी को दिया। देखो पानी तो ग्रेविटी के थ्रू जा रहा है, लेकिन आपने इसको ऊपर उठाया है, यहाँ से छोड़ दिया डायरेक्टली। दैट इज द लिफ्ट इरिगेशन, दैट इज द लिफ्ट इरिगेशन, ठीक है। तो ये हमारे एसएससी जेईई वाले फर्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर था चैप्टर था वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बाकी आई होप आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेनेशन और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आप लोगों को यहाँ पर अच्छे तरीके से आप लोग यहाँ पर मिले होंगे। आई होप सो। मिलते हैं बाकी नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय।